औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आज सेशन जो है वो ज़ाहिर बात है आपके इल्म में होगा कि ये सेशन आज का शॉर्ट भी है क्योंकि 11:30 बजे वाइंड अप करना है। तो इंशाल्लाह हम इसको इस तरह ब्रेकअप देंगे कि ये वाइंड अप करके फिर हम एक सेशन जो है वो जितना वक्त बचेगा उसमें क्वेश्चन आंसर टेकअप कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये प्री स्कूल वाली स्लाइड हमारी स्किप हो गई थी लास्ट टाइम और हम आगे बढ़ गए थे। दोबारा उसको मैं बताता हूँ कि बेसिकली जो ईयर 3 एंड 5 के दरमियान जो है वो एज ब्रैकेट होता है। इसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो ध्यान में रखनी चाहिए कि इसके अंदर ये वो फेज़ होता है जिसमें बच्चे अब इस एज में आ चुका है कि जिसको थोड़ी सी समझ जो है वो आना शुरू हो गई है। तो इसके मायने क्या है कि अब वो आपके डांट को महसूस भी कर सकता है और आपके प्यार को भी महसूस कर सकता है। तो लिहाजा बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस एज ब्रैकेट के अंदर आप बच्चे के साथ जो डील करने जा रहे हैं उसको अगर आप चाहते हैं कि माशरे के अंदर जब वो निकले तो किस किस्म का बच्चा बनना चाहिए वो पर्सनालिटी के एतबार से, यानी एक वो कि जिसको देख के लोग उसकी सोबत से दूर भागें, जिससे जब भी बात करते हैं कि ये तो जैसे काटने को दौड़ता है, या फिर इस तरह का बच्चा हम माशरे में देना चाहते हैं कि जिसकी सोबत में बैठ के लोग महसूस करेंगे जब भी हम इसके पास बैठते हैं तो ये बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से, इसका एटीट्यूड बहुत केयरिंग एटीट्यूड है। और ये जो इसके अंदर जो सलाहियत है वो ये कि दूसरों की बात को महसूस भी करता है और फिर उसको सुन के कोई ना कोई ऐसी चीज़ बताता है कि जिससे दिल को तक़वियत मिलती है। तो ये चीज़ें जो है वो इस एज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे से जो डील करने जा रहे हैं इस एज ब्रैकेट के अंदर आप इस चीज़ को जितना इंजेक्ट कर देंगे उतना ही वो बच्चा जब वो डेवलप होगी उसकी पर्सनैलिटी तो बच्चा जो है वो इन्हीं सिफात को लेके आगे परसू कर रहा होगा। तो अगर माहौल बच्चे के साथ डांट डपट का है इस एज ब्रैकेट के अंदर, चूँकि ये वो एज ब्रैकेट है जिससे बच्चा चूँकि चलने भी लगा है और थोड़ा सा जैसे ने बात की थी कि इसके अंदर ज़िद का पहलू भी जो है वो आने लगता है, तो लिहाजा वो बात नहीं मानता। जब बात नहीं मानता तो पेरेंट्स फिर वो हाइपर होके फिर क्या करते हैं या डांटते हैं और फिर उसके बाद जो है वो जो सिलसिला है मार पिटाई का वो इसी एज में जैसे कहते हैं कि अपने जैसे दमाम पकड़ चुका होता है। क्योंकि जब बहुत छोटा बच्चा होता है उसको लोग उम्र जैसे 1 साल 2 साल को उम्र बच्चे को मारते नहीं हैं, लेकिन इस एज में ब्रैकेट में आगे बच्चे को पेरेंट्स जो है वो मारना जैसे कहना चाहिए कि अच्छा खासा प्रोपोर्शन जो है वो मारपीट का इसी एज में डेवलप हो चुका होता है पेरेंट्स के अंदर। तो लिहाजा पेरेंट्स को ख़ुद इस एज ब्रैकेट के अंदर अपने अंदर तहम्मुल का जो अंसर है वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो इसी का ही नतीजा निकलेगा कि वो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसके अंदर या तो जिसे कहना चाहिए कि ज़िद भी उतनी ज़्यादा होगी और उसके अंदर गुस्सापन भी उतना ज़्यादा होगा। जैसे हमने लास्ट टाइम जो हम एज अबव इन बिटवीन 7 to 8 की बात कर रहे थे उसके अंदर ये बात थी कि बेसिकली बच्चा जो है वो क्यों जब ऐसे अफराद जो सोसाइटी में हमें मिलते हैं अपने स्कूल्स के अंदर, वर्क प्लेस के ऊपर या फिर इदारों के अंदर के जो बहुत ही गुस्से के आदी होते हैं और वो बात आपकी सुनते बिल्कुल भी नहीं है, वो वजह ये होती है कि बेसिकली उनकी जो अपब्रिंगिंग होती है वो उस एटमॉस्फेयर उस इन्वायरमेंट में हुई होती है कि जो इसी मोड को फॉलो कर रहा होता है कि भाई इसमें एक और भी चीज़ थोड़ी ध्यान में रखिए कि बच्चे के जहन में जो वर्ड्स होते हैं वो आप किस तरह के इंजेक्ट कर रहे हैं। तो हमें पता है कि बाज़ दफ़ा बच्चे हर चीज़ के लिए ज़िद करते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, आप उनकी बाज़ चीज़ों को इग्नोर करें, यानी आंसर ना करें, यानी इस तरह के उसको फील ना हो। क्योंकि अगर आप हर चीज़ में नो 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 का सिग्नल देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके जहन के अंदर जो एक मोड बनेगा कि हर चीज़ का पहला आंसर आपने देखोगे अक्सर माशरे में कुछ ऐसे अपराध हैं सबसे पहले आपके कमेंट के बाद जो सबसे पहले जवाब आता है बोलते हैं नहीं। हालांकि वो चीज़ डूएबल होती है, वो कर सकते हैं, लेकिन उसका पहला चूँकि उसकी बाय डिफ़ॉल्ट शऊर में वो चीज़ जा चुकी है कि जो सबसे पहली चीज़ मैंने बतानी है वो नो, वर्ड नो है। तो इसलिए कोशिश करें कि बच्चों के साथ जो वर्डिंग इस्तेमाल करें उसके अंदर लफ्ज़ नो या नेगेटिविटी के जो पॉइंट्स होते हैं वो थोड़े से आप अगर कहना भी हो उसको तो आप उसको उन वर्डिंग के साथ कहें कि जो बेसिकली मलाइम करके उसको कि वो बेसिकली नेगेटिव शेड को परसू ना करे। तो इसलिए बच्चों के साथ हर बात पे नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना, तो अगर आप बार बार पे नहीं करेंगे तो बच्चा बाय डिफ़ॉल्ट फिर ये चीज़ पिक करके वो इसी तरह उसकी अपब्रिंगिंग जब होगी तो वो हर चीज़ में सबसे पहला जवाब लेके आएगा। आपसे बोलने के बाद आप ये काम कर सकते हैं, पहले बोलेगा नो। जब वो यानी इनिशियल प्रोफेशन में होगा तो पहले हर चीज़ के लिए अपने बॉस की बात पे नो कहेगा और जब खुद बॉस बन जाएगा तो हर एक को नो कहेगा, ठीक है। उनकी बात नहीं सुनेगा, उनकी बात नहीं मानेगा, लेकिन हर चीज़ के अंदर नेगेटिव शेड को लेके आएगा। तो इसीलिए जो है वो ये एज जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है कि इसमें बच्चों के साथ खुद पेरेंट्स को भी
थोड़ी सी जो है वो तवज्जो इसलिए रखनी पड़ती है कि वो अपने आप को कंट्रोल रखना, थोड़ा सा बर्दाश्त के, यानी जो तहम्मुल मिजाजी है वो डेवलप करनी पड़ती है। और हमारे माशरे में चूँकि एक ये बड़ी प्रॉब्लम है आज के दौर की कि हम अदम तहम्मुल का शिकार हैं, तो लिहाजा इस उसमें हमें ख़ुद भी थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करना है कि हमने तहम्मुल मिजाजी अपने अंदर डेवलप करनी है, ताकि हम बच्चे को यही चीज़ फिर इंजेक्ट कर सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने बात की कि इसी जिस तरह हमने बात की कि आप बच्चे को मोहब्बत वाला बनाना चाहती हैं या गुस्से वाला बनाना चाहती हैं, तो ये आपकी डीलिंग पर मुनहसर है कि आप उसको किस तरह डील करते हैं, उसके मामलात को, उसकी ज़िद को। पर्टिकुलरली वो बड़ा क्रिटिकल फेज होता है जब वो मुसलसल ज़िद किए जा रहा है और रोए जा रहे हैं ना, तो ज़ाहिर बात है आपको 4 काम और करने हैं और बच्चा मुसलसल जो है वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप इसीलिए अपने टेम्पर लूज़ करते हैं और फिर उसको स्लैप थप्पड़ लगा देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी हमें यानी बर्दाश्त के साथ ही मुमकिन है। अगर बर्दाश्त नहीं होगी तो अमूमन जैसे हमने देखा माशरे में कि फ़ौरन जो है वो बच्चे को जो है वो पिटाई शुरू हो जाती है, थप्पड़ मारना शुरू हो जाते हैं, कोई ऐसी पनिश करते हैं जो फिज़िकल पनिशमेंट होती है, तो ये बड़ा क्रिटिकल होता है। जैसे क्योंकि वो जो हदीस जो हमने बिल्कुल अपने 12 सुनी भी है कि 7 साल तक बच्चा बादशाह है, तो इसको इस फैक्टर को ज़रूर ध्यान में रखें कि इस फेज़ के अंदर पूरा जब तक वो 7 साल का फेज़ गुजार रहा है, इसमें आपको बहुत ही अपने अंदर कंट्रोल रखने की जो है वो चीज़ों को पैदा करना होगा। अपने अंदर का जो मिजाज है उसको थोड़ा सा ख़ुद भी मॉडिफाई करना होगा, वरना ये पॉसिबल नहीं है कि बेसिकली, क्योंकि आप लेक्चर सुन के भी इवन अगर जाएंगे तो हो सकता है कि 1 बार 2 बार 3 बार बर्दाश्त कर लें, उसके बाद लामवाला वही चीज़ आप रिएक्ट करेंगे जो आपकी ख़ुद इन बिल्ट है। तो अगर आप इन बिल्ट ख़ुद अदम तहम्मुल मिजाजी के साथ बिल्टअप किया है आपने, तो ज़ाहिर बात है एक लेक्चर के चंद नुकात सुन के जो है वो आप 1 बार 2 बार तो वो कर लेंगे प्रैक्टिकली, बट लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब उस सिनेरियो को परसू किया जाएगा, यानी बच्चा मुसलसल अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा तो यकीनन फिर आप एट द एंड वही चीज़ रिपीट करेंगे जो आपकी इनबिल्ट थी। और इनबिल्ट क्या है बेसिकली, उस समय आना और उसको थप्पड़ लगाना। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी हमें अपने साथ भी करनी होती है कि हम उसको इस एज ब्रैकेट जब तक वो 7 ईयर्स तक का एक थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी के साथ बच्चे को जो है वो हम डील करें। और बहुत सी चीज़ें हमें नागवार ज़रूर गुजरती हैं, लेकिन वही चीज़ हमने बारहा बयान की कि ये फ़लसफ़ा तरबियत का कोई मामूली फ़लसफ़ा नहीं है। तो लिहाजा जो चीज़ जितनी मुहिम यानी अहम होती है उसके लिए उतनी ही ज़्यादा आपको तवज्जो भी, मेहनत भी और अपनी तमाम तमन्नाइयाँ भी और कंफर्ट जोन से निकल के अपने जो भी आपके जोन आपने क्रिएट किया अपने गिर्द, उसको क्रॉस करके जो है वो उन बाउंड्रीज़ को जो बेसिकली आपके कंफर्ट को हर्ट करते हैं उसको क्रॉस करना होगा। ठीक है ना, जैसे बच्चा मुसलसल जो है वो कोई ऐसी चीज़ की बात कर रहा है और ही नीड योर अटेंशन एंड टाइम बट यू आर बिजी, तो ज़ाहिर बात है आपको टू सम एक्सटेंट उस चीज़ को ब्रेक रोकना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ज़ाहिर बात है ये चीज़ें हमें पता है कि तरबियत एक लामवाला एक अहम तरीन उनसर है हमारे माशरे के अंदर, तो इसलिए हमें उसको प्रायोरिटी पे रखना होगा। ठीक है, दिस इज़ योर चॉइस कि बेसिकली आपकी लाइफ के अंदर जो प्रायोरिटीज़ है वो क्या हैं। जैसे हमने बात की कि हम जिस मादी सोसाइटी और जिस मादी दौड़ के अंदर चल रहे हैं अभी, तो हम सारी बच्चे की जो मैक्सिमम जो फिज़िकल और मटेरियलिस्टिक नीड होती है उस पर फोकस किए हुए होते हैं। ठीक है ना, मसलन भाई अच्छा स्कूल, बच्चा 3 साढ़े 3 साल का, भाई अच्छा स्कूल कौन सा है, अब वो है ना भाई सबसे पूछेंगे कि भाई तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ता है, कैसे टीचर हैं, कैसे स्कूलिंग है, कैसा सिलेबस क्या है, वहाँ का करिकुलम जो है वो वहाँ पर देखेंगे भाई वो मैट्रिक में कितनी पोजीशंस आती हैं, मतलब ऑल इज़ टोटली बेस्ड ऑन मटेरियलिज्म। ठीक है, तो ये फिर उसको बैग कैसा होना चाहिए, उसको अच्छी सी आप लंच बॉक्स ये वो, तो कहने का मतलब उसके पेंसिल बॉक्स से लेके हर चीज़ आप जो जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उस पर फोकस ज़्यादा है। और ख़ुद जाहिर बात है आप जब ये सारी चीज़ें रखेंगे लवाजमात, तो फिर आपने ये भी देखना कि यार मैंने उसको अर्न करना है, यानी अगर घर का किराया दे रहे हैं, बच्चों की फ़ीस देनी है, वैन की फ़ीस देनी है, यूटिलिटीज़ देनी है, घर के खर्चे चलाने हैं, तो आपके जहन सारा जो माइंडसेट रोटेट कर रहा है आपके जहन के अंदर, सर्किट के अंदर, सारा का सारा क्या है, मटेरियलिज्म के तहत है। तो हमारा फोकस जो है इस माशरे के अंदर ज़्यादातर डाइवर्ट हो चुका है कि हम मटेरियलिस्टिक दौड़ के अंदर मौजूद हैं, अगर ना चाहें तब भी आना पड़ रहा है। तो हम कितने परसेंट वहाँ हैं ये इवेलुएट करना बहुत अहम है हमारे लिए आज के दौर के अंदर, कि हम मतलब अगर इवेलुएट करेंगे बेसिकली अगर बच्चा हमारा संडे स्कूल में आके 2 घंटे गुजार रहा है, 2.5 घंटे गुजार रहा है, या सैटरडे के दिन हम उसे मजलिस में ले गए तो संडे के दिन भी लेके चले गए थे, तो बाकी जो 5 दिन का इवेल्यूशन करेंगे वो कितने परसेंट है और ये कितने परसेंट है, देन यू विल गेट द आंसर कि हम कितने प्रायोरिटीज़ पे रखें इन चीज़ों को, जो उसकी बेसिकली फिजिकल नीड के साथ साथ जो उसकी स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग है उस पर हमने कितना टाइम इन्वेस्ट किया है। ठीक है ना, यानी अगर आप बज़ाहिर बच्चे को एक हमें दीनी सिखा रहे हैं यहाँ पर या अकायद सिखा रहे हैं, तो ये जो प्रोपोर्शन है ये भी टेक्निकल टर्म के अंदर हमने क्या किया है कि ज़ाहिर को उसको प्रेजेंट किया है, नॉट के जो जैसे हमने कुछ नुकात पहले ही बयान किए थे कि जो असल फ़लसफ़ा इबादत का और चीज़ों का या तरबियत का उसके बातिन में पहुँचना है हमें।
जब तक आप बातिन की तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो ये ज़ाहिरी इबादत आपको सिर्फ़ और सिर्फ सवाब अता फरमाएगी, कोई तब्दीली लेके आपके अंदर नहीं आ सकती। तो अगर हम बच्चे को ज़ाहिरन कि नमाज और वज़ू के अहकाम ये हैं, इन चीज़ों के, ये तो ये सब ज़वाहिर हैं, तो ज़वाहिर से निकल के बातिन तक जाने का जो अमल है ये अहम तरीन अमल है, इस पर तवज्जो नहीं है। यानी जो लोग दीन के अंदर भी अगर चल रहे हैं तो एक जो चीज़ लैक कर रहे हैं वो लैकिंग बेसिकली इस पॉइंट पर है कि इन इबादत की जो असल मफाहिम और बातनी जो अनावीन है इस पर तवज्जो या उस तरफ जैसे कहना चाहिए कि रविश को इख्तियार करना थोड़ा सा मुहिम है, लेकिन उस पर जो है वो जब हम आने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी जो ये मटेरियलिस्टिक दुनिया और वर्ल्ड की दौड़ है इसमें हम पीछे रह जाते हैं फिर। तो इसलिए इन चीज़ों को यानी तवज्जो करना बड़ा अहम है कि अगर हम ज़वाहिर की चीज़ों पे भी बच्चे को लेके जा रहे हैं जो दीन की हैं तो इधर ना अटके हम, नहीं दिस इज़ नॉट बेसिकली कि आप यही सब कुछ है। इसका असल उन्वान ही इबादत का जो है मार्फत है, और मार्फत के लिए ज़रूरी है कि आप ज़ाहिर से निकल के बातिन पे जाएं। ठीक है, तो अगर आपको ख़ुद यानी एज एन अडल्ट भी अगर आपको आपकी नमाज़ें जो हैं वो आपकी मानवी तरक्की की तरफ लेके नहीं जा रही तो फिर ख़ुद ये क्वेश्चन मार्क है कि जो हम इबादत कर रहे हैं वो फ़ायदा दे भी रही है कि नहीं दे रही। फ़ायदा का असल उन्वान सबसे लीस्ट महवर जो इन तमाम इबादत का क्या है वो सवाब है। ये करेंगे ये मिलेगा, ये करेंगे इतना सवाब, इसका इतना सवाब, इसका इतना, यहाँ अटक जाते हैं। ठीक है, अगर हम मुस्तहबात भी कर रहे हैं उसके पीछे रविश होता है आज के दिन के रोज़े का सवाब 70 साल के रोज़े के बराबर, इस पर फोकस होता है। जबकि उन्वान है रोज़ा ये नहीं है, ये तो एक बिल्कुल बिगिनर लेवल, जैसे उन्होंने बात की छोटे बच्चों में क्या करते हैं थोड़ा सा रिवॉर्ड में क्या जैसे उन्होंने बात की थी मॉडल है तो बच्चा कोई अच्छा काम करे उसको मोटिवेट करें। तो जब आप दीन के अंदर स्टार्ट लेते हैं तो फिर ये दीन में रखिए कि भाई ठीक है ये करेगा तो ये मिलेगा, लेकिन जब आप आगे बढ़ जाते हो तो फिर ये चीज़ थोड़ी है। मसलन आपको कहा जाए कि भाई आप अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको जनाब ये मेडल मिलेगा, तो अब आपके लिए शायद ये इतना अट्रैक्टिव हो जितना उस क्लास 1, 2, 3, 4 के बच्चे के लिए जब उसको बताया जाएगा कि तुमने क्लास में ये किया तो ये मिलेगा, ही विल बी मोर मोटिवेटेड। लेकिन वही फिनोमेना आपके साथ करेंगे तो शायद आपके लिए वो चीज़ अट्रैक्टिव ना रहे, क्योंकि दे देगा आप उस एज ब्रैकेट से बाहर जा चुके हैं, आपकी जो फिक्री बलूगत है अब उस लेवल की नहीं जो एक बच्चे की थी। तो ये मैकेनिज़्म इसलिए अहम होता है कि हमें तवज्जो करनी है ख़ुद के ऊपर भी कि बेसिकली जो हम चीज़ें कर रहे हैं इसके असल अहदाफ क्या होने चाहिए। तो असल अहदाफ अगर वो है कि भाई जन्नत मिल जाएगी और सवाब के ये दर्जे मिल जाएंगे तो ये फिर एक ख़ुद सवाल निशान होगा ख़ुद हमारे ऊपर कि बेसिकली हम जिस लेवल पर आ चुके हैं यानी उम्र के और फ़िक्री बलूगत के एतबार से उसमें भी चीज़ें सूट नहीं करती हमें कि हम इबादत को इसलिए करेंगे उसके पीछे ये सवाब है। इबादत का असल मकसद ये कि बेसिकली आपने खुदा को पहचानना है, मार्फत खुदा अहम जुज़ है हर इबादत का। तो अगर वो नहीं है तो फिर ये ख़तरनाक मरला है हमारे लिए भी ख़ुद। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमें बच्चों के अंदर इंजेक्ट करवाने तो बच्चों की तरबियत के अनावीन के अंदर भी वही फोकस लाना होगा कि असल तरबियत का जो असल हदफ है वो क्या होना चाहिए, उसके बातिन को समझ के जब हम अपना एक लाहेमल बनाएंगे बच्चों की तरबियत के अंदर तब हम उस माइलस्टोन को उस तरह अचीव कर सकेंगे जिस तरह इस्लाम ने बयान फरमाया। अदरवाइज़ जो जितने भी अच्छे इदारे होते हैं बड़े बड़े वो भी माइलस्टोन रखते हैं कि हमारी जो प्री स्कूलिंग है फिर आपके पास प्राइमरी है देन मिडिल है देन, तो हम बच्चे को ये डेवलप कर चुके होते हैं। ठीक है ना, जो स्टैंडर्ड के इदारे होते हैं तो उन्होंने माइलस्टोन सेट किया है। तो अब यही सवाल हम उससे करेंगे हमने अपने बच्चों की तरबियत के लिए, दीनी तरबियत के लिए, रूहानी तरबियत के लिए भी माइलस्टोन सेट किया था? तो ये सवाल है कि ज़ाहिर बात है नहीं किया था, क्योंकि ख़ुद हमें वो उन्वान उस अंदाज में पता ही नहीं कि बेसिकली जब हम बच्चे की तरबियत करना, हम कहते हैं अच्छा बन जाए, नेक बन जाए, इमाम का नासिर बन जाए, तो वही इमाम का नासिर बन जाए, इमाम का नासिर बने तो क्यों हम बनाना चाहते हैं, और ख़ुद इमाम का हदफ क्या है? तो ये सारे वो सवालात हैं कि जो हमें ख़ुद जब हम तरबियत कर रहे हो एक मुरब्बी के लिहाज से यानी एज ए मेंटोर अपने बच्चों के एज ए गार्जियन, तो हमारे पास ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए थी रोड मैप के साथ कि बेसिकली कि अगर मैं ये चीज़ें करूँ, मसलन मैं बच्चे को क्यों दाखिल करा रहा हूँ अच्छे स्कूल में, जब अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तो अच्छी क्वालिफिकेशन अच्छे माहौल के साथ पढ़ेगा तो उसके स्टैंडर्ड भी, उसको नॉलेज भी अच्छी मिलेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो अच्छे मार्क्स लेगा, ये मेडिकल में चला जाएगा, इंजीनियरिंग में चला जाएगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, XYZ। तो एक माइलस्टोन ऑफ रोड मैप था ना कि जब भी तो क्यों आप जो अफोर्ड कर सकते हैं क्या वो अपने बच्चों को गली के एक नॉर्मल से स्कूल में पढ़ाने के लिए लेके जाएंगे एडमिशन कराने? नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि ना यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ना क्वालिटी टीचर है, तो लिहाजा बच्चा जो है वो कुछ नहीं सीख पाएगा। तो यही चीज़ दीन के अंदर भी आपने क्यों नहीं इख्तियार किया? तो अगर हम रविश बात कर रहे हैं तरबियत की
या उसकी तालीम की, यानी दीनी तालीम की, तो हमें इन्हीं स्टैंडर्ड को सामने रखना होगा। एटलीस्ट दुनिया वाले स्टैंडर्ड ही फॉलो कर लें। एक कितनी मेहनत से हम बच्चों को जो है वो रोज़ाना सुबह उठ के लंच माँ बाप तैयार करके, बॉक्स बना के, बैग वैग सेट करके, और रात में उसके कपड़े प्रेस करके, छोटे बच्चे होते हैं उनके जूट भी माँ बाप ही पॉलिश करते हैं और फिर उसको वैन तक छोड़ते हैं, या जो खुद गाड़ी में छोड़ने आते हैं वो जाते हैं ना, ऑफिस बाद में जाएगा, पहले बच्चे को छोड़ेगा जो खुद छोड़ता है। ऐसा ही है ना, कितनी मेहनत है रोज़ाना, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रोज़ाना डेली रूटीन है नहीं, तो क्योंकि बेसिकली वो पढ़ ले। तो जब दुनियावी तालीम के लिए इतनी एफर्ट पुटअप करी जा रही हैं, तो वो दीन के लिए यही एफर्ट का प्रोपोर्शन है। अब ये एवेलुएट कर लें कि इसका 50% में इनपुट कर रहे हैं, ये 10% कर रहे हैं, ये 1% कर रहे हैं, ठीक है। ये उनसे सवाल है कि जो कुछ कर रहे हैं, हम तो सब ये एड्रेस ही नहीं कर रहे जो जिनको ताल्लुक़ ही नहीं है कि बच्चा थोड़ा सा दीनी तरबियत हासिल करे। ये तो वो अफराद की बात हो रही है कि जो इस फील्ड के अंदर इतना सेंस रखते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देना चाह रहे हैं। तो इस तरबियत के उन्वान में बेसिकली हमने अपने सामने कोई रोड मैप को रख के उसमें माइलस्टोन सेट करके कि ये चीज़ें मैंने अचीव करनी है और उसका हदफ ये है, ये किया है और किया है, तो फिर हमने उसको इक्वेट किया है। हर चीज़ एक वैलिडेशन, हर चीज़ की वैलिडेशन, मसलन ये कैमरा सामने मौजूद है, ये कैमरा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी भी एक वैलिडेशन होगी, ठीक है ना। कि अगर वो धुंधला है इसके माने काम, इसका लेंस सही नहीं है, लेंस चेंज करना पड़ेगा, उसको कुछ भी करना, वॉटेवर। बैटरी वीक हो रही तो आप क्या करते हैं कि जब एक टाइम आ गया बैटरी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो बैटरी रिप्लेस, तो कैसे पता लगे बैटरी कितने % काम कर रही है? आप जाएंगे टेक्निक बताएगा भाई ये बैटरी जो है समझ लो कि इसकी ज़िंदगी अब ख़त्म के करीब है, तो अब आप नहीं ले रहे। तो इसी तरह जो है हर चीज़ की एक लाइफ है, हर चीज़ का एक पैटर्न है वैलिडेट करने का। तो हमने जो स्टैंडर्ड बना लिए हैं अगर तरबियत के बच्चे के, तो उसको कभी वैलिडेट किया इस्लाम के साथ कि इस्लाम ने इस एज ब्रैकेट के अंदर हमें ये रविश दी है। तो जब तक अगर हमने ख़ुद से एक रविश डेवलप कर लिए लैक ऑफ नॉलेज के साथ, तो यकीनन वो नाक़िस तरबियत होगी। तो इसलिए वो उन्वान जैसे हमने पहले भी कुछ किताबों का बात की थी कि कोशिश करें पढ़े, ताकि एटलीस्ट वो मरहले पता लगेंगे बेसिकली तरबियत के अनावीन बच्चों के एतबार से क्या क्या बयान हुए हैं कि जो बेसिकली मुख्तलिफ एज के बच्चे होते हैं, ठीक है। और फिर ख़ुद जिम्मेदारी इज़ अ ट्राई लैटरल फिनोमेना। एक पैटर्न वो है जो बेसिकली बच्चे के लेवल का है, ठीक है ना, कि बच्चे पे आपने ऐसे काम करना है। एक पैटर्न है ख़ुद मुरब्बी के लिए, यानी ख़ुद उन लोगों के लिए जो ख़ुद पेरेंट्स हैं। तीसरा जो पैटर्न आता है बेसिकली वो उससे मुत्तसिल अफराद हैं सारे। तो तीनों पे आपकी वर्किंग की निगाह होनी चाहिए कि बेसिकली मसलन हम अभी सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं, वाली सोसाइटी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में जो हमसे मुत्तसिल हमारे बहन भाई या जो रिलेटिव्स होते हैं उनसे आप कुछ हद तक इन चीज़ों को बयान कर सकते हैं। तो आपको 3 एंगल में काम करने की ज़रूरत होती है जब आपने कोई इफेक्टिव आउटकम लेना हो किसी चीज़ के अंदर। तो तरबियत बेसिकली 3 लेवल्स के जो हैं वो अनावीन है, तो तीनों को एड्रेस करने के इस्लाम ने तमाम चीज़ें बयान की हैं। तो उन चीज़ों को जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा कि बेसिकली इस ग्रुप के क्या तकाज़े हैं और इस ग्रुप के क्या तकाज़े हैं और उसके माइलस्टोन्स क्या होने चाहिए। चलें खैर बहरहाल, तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने बताई कि इसी एज के अंदर रिफ्लेक्शन भी, इसी एज के अंदर वो दर्द करता है बच्चा, गुस्सा भी और प्यार भी। तो लिहाजा अगर आप उसे प्यार से डील करेंगे उसकी शख्सियत जो है वो मोहब्बत आमेज़ बनेगी। अगर आप गुस्से से करेंगे तो वो गुस्सीले शख्सियत के साथ ब्रॉडअप पाएगा और वो फिर माशरे में वही रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरी चीज़ क्या होती है इस फेज़ के अंदर कि इसी फेज़ के अंदर उसकी उम्मीदें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। मसलन मेरे वालिद ने मुझे रिस्पॉन्ड किया, मैंने सवाल किया था या नहीं, या बिज़ी है वो। मेरे वालदा से ये जुमला कहा, वो रोटी पकाने की मसरूफ़ पे जवाब तक नहीं दिया। तो जो एक्सपेक्टेशन का फिनोमेना है और होप का फिनोमेना है वो इस एज के अंदर अच्छा खासा डेवलप हो चुका होता है बच्चे में। तो लिहाजा अगर वो कोई चीज़ पुरुमीद अंदाज में, आप एक होता है कि बच्चा जनरल बात कह रहा है फ़ाइन, लेकिन बाज़ दफ़ा आपको लगता है कि वो एक चीज़ उसने बहुत ही जैसे कहना है एक्सपेक्टेशन के साथ, मसलन कि आके बच्चे ने कहा कि अम्मी कल हमारे स्कूल के अंदर फ़लाँ डे है और मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि मैं ये लेके जाऊँ या ये पहनूँ। अच्छा, ये जब उसने इस तरह बात की तो इसके मायने कि इसका भी ये जो पॉइंट है कहने का वो एक नॉर्मल पॉइंट नहीं है कि जिस तरह हम नॉर्मल गुफ्तगू करें। इसके मायने कि उसने उस चीज़ को पहले अज्यूम किया अपने दिमाग के अंदर और एक उम्मीद लगाई है कि ये जो मेरा पेरेंट है इस चीज़ को फुलफ़िल कर भी सकता है, तो लिहाजा आपके पास आके उसने कहा है। तो इसको एड्रेस करें। अगर मसलन इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड समथिंग विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव तो ठीक है, लेकिन देर इज़ अ वे, एटलीस्ट उसको आंसर इस वे में किया जाए कि उसे पता लगे कम से कम मेरा जो मदर या फादर है बेसिकली मुझे आंसर तो कर रहे हैं मेरी उस एक्सपेक्टेशन में जो मैंने उनसे कही है। एक वे का नहीं, जाओ बस ख़त्म बात, जाओ। ये क्या स्कूल वाले लगा गए हर 24 घंटे जनाब ये कभी हो।
अब उससे क्या, उसका दिल टूटेगा, वो हर्ट। जब पर्सनैलिटी अंदर से जिन लोगों की पैसिव बनती है, उनके अंदर ये सारी रविश हैं कि बेसिकली वो जिस माहौल में रह के उसको बार बार डिस्करेज किया जाता है। तो जब डिस्करेज करते हैं तो उसकी पर्सनालिटी वीक होना शुरू हो जाती है, पैसिव मोड में जा सकता है। अभी जो सीवियर जहाँ रिपीट होती है चीज़, उसमें बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं सीवियर लेवल पर। वरना कम से कम जो चीज़ होती है उसके अंदर पैसिवनेस आने, वो फिर आइसोलेट होने लगेगा सिस्टम से, आपसे, आपके घर से, तमाम चीज़ों से। तो फिर वो चीज़ आगे आहिस्ता आहिस्ता फिर उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। फिर आपने कहा कुछ लोग बिल्कुल आइसोलेट रहते हैं, कहते हैं ना कि हमें पसंद नहीं इंटरेक्ट करना। फिर क्यों नहीं पसंद? दिस इज़ नॉट नॉर्मल थिंग, दिस इज़ आ बिहेवियर प्रॉब्लम। और उसका आगाज़ ये इन्हीं पॉइंट से होता है। फिर उसके अंदर क्या चीज़ है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, क्योंकि आप जैसे एक कॉमन नुक्ता हर जगह आपको 12 भी सुना होगा कई जगह, कि ये जो पेरेंट होते हैं सबसे बेहतरीन रोल मॉडल होते हैं बच्चे के लिए। यानी सबसे ज़्यादा उम्मीद भी बच्चा अपने पेरेंट से लगाता है और सबसे ज़्यादा रोल मॉडल अपने पेरेंट को समझता है। तो जब उसको उस तरफ से जहाँ पे उसको उम्मीद थी वहाँ से जब नो मिलता रहता है तो उसकी शख्सियत मजबूर होने लगती है, यानी वो ब्रेकअप होने लगेगा अंदर से। हर्ट होते होते फिर वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का भी शिकार होगा, नर्वसनेस भी उसके अंदर आएगी, और फिर क्या वो डिसीजन पावर लेने की सलाहियत उसके अंदर ख़त्म होने लगेगी। तो जो कुछ लोगों के अंदर डिसीजन पावर की कमी होती है, उनके असबाब में से एक सबब ये भी है कि बच्चे को जब आपने इस एज के अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं दिया, क्योंकि आप उसको हर बात पे या तो आंसर नहीं करे थे उसके एक्सपेक्टेशन वाले पॉइंट्स का, तो बच्चा फिर इस तरह डेवलप हो जाता है। ठीक है जनाब। इसी तरह जो है वो जब इस एज में हम बात करते हैं तो आपने बहुत सारी चीज़ें जो है उसके साथ फिजिकल भी करनी होती हैं। तो सबसे पहले चंद टिप्स इस हवाले से कि आपने जो है जैसे हमने बात की कि आप इस एज के अंदर, जैसे हमने एक पॉइंट बताया था आपको कि जितनी दफ़ा आप बॉडी को टच करेंगे बच्चे के साथ, इसका इम्पैक्ट है कि वो हार्मोन रिलीज होते हैं जिससे उसके अंदर खुशी का अवसर आता है। तो आप इस एज में बच्चे के साथ, जैसे बच्चे तो भागते हैं इस एज में, ठीक है, तो कोशिश करेंगे बच्चे का हाथ पकड़ के चलें, कुछ चाहे चंद स्टेप ही क्यों ना हो। तो जब आप ये बच्चे को हाथ पकड़ के चलना अपने साथ लेके चलेंगे चंद कदम, चाहे वो ग्रॉसरी स्टोर में लेके जाएं या पार्क में लेके जाएं या मस्जिद में अगर गेट से लेके जाना कि छोड़ दें, लेकिन जब आप वो चंद कदम जब उसके हाथ पकड़े चलते हैं, ही विल बिल्ड द कॉन्फिडेंस। क्योंकि उसको एक उम्मीद होती है कि मेरे हाथ में वो हाथ है कि जो बेसिकली उस शख्स का है कि जिस पे मुझ पे मैं जिस पे एतमाद कर सकता हूँ कि अगर मैंने इसका हाथ पकड़ा हुआ है तो लिहाजा मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ इसका हाथ पकड़ सकता हूँ कि मैं गिरूंगा नहीं। ठीक है ना। वो जो वाक़या जो है वो सुनाया था, वो अगर रिकॉल कर लें कि बेसिकली जब एक बहुत बड़े मनसब पे पहुंच गया बेटा, तो बॉस उसकी बड़ा सा जब उसने बना लिया ऑफिस, रिकॉल करने के लिए बता रहा हूँ, तो जब वो गया उससे पूछा, पीछे आके खड़ा हो गया बाप, बच्चा उसका जो बेटा था बैठा हुआ था अपनी सीट पे, सीईओ था उसका बेटा, तो उसने पूछा बाप ने उससे कंधे पे हाथ रखे कि बताओ कि दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान कौन है, तो उसने बोल दिया मैं। तो वो अचानक से हर्ट हुआ कि ये जिसको मैंने इस काबिल बनाया वो बजाय इसके कि मुझे कहता, उसने कहा कि मैं खुद हूँ। उसने दोबारा एक बार रिपीट किया सेंटेंस, बेटे ने दोबारा वही जवाब दिया, वो उठ के चलता हुआ चला गया। और उसने सोचा एक बार दोबारा मुड़ते उसने एक बार पूछा कि बताओ कि सबसे ज़्यादा पावरफुल इस वक्त दुनिया में कौन है। उसने बोला आप। उसकी आंख में आंसू आ गए। तो उसने पूछा कि क्या सबब था। उसने ही बोला कि जब तक आपका हाथ मेरे कंधे पे था तो मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा पावरफुल इसलिए मैं था कि आपका हाथ मेरे कंधों पर, तो मुझे गिरने से बचाने वाला मौजूद है। लेकिन जब आपका हाथ हट गया तो अब मैं दुनिया का सबसे कमज़ोर तरीन इंसान बन गया, क्योंकि आप उस वक्त मेरे लिए सबसे ज़्यादा मजबूत इंसान है। तो ये बेसिकली क्या है कि बच्चे के अंदर बिल्ड करने के लिए ये पॉइंट्स बज़ाहिर देखने में मामूली रखते हैं कि सर पे हाथ फेर देना, ठीक है, बच्चे को बोसा दे देना, या बच्चे का हाथ पकड़ के चलना, या बच्चे के साथ, यानी जैसे हम जो छोटे बच्चे होते हैं घोड़ा बन जाते हैं पीठ पे बिठालते हैं, तो ये रविश आप उठाएं कि जब रसूल कंधे में बिठा सकते हैं तो इसके क्या माने हैं। ठीक है, एक वो पहलू इमामत और रिसालत का अलग है, लेकिन एक उन्वान बेसिकली तरबियती उन्वान भी है कि बच्चे को आप कंधे पे बिठा रहे हैं, तो इसके माने कि ईद के अंदर क्या चीज़ है कि आप जिस बच्चे को आप कंधे पे बिठा रहे हैं बेसिकली, अब इसके बहुत सारे पहलू और रुख हैं, सारी बातें हम आज उसमें डिटेल में इतना नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप सोचिएगा कि क्या लॉजिक्स हो सकती हैं कि क्यों कंधा, कंधा क्या होता है, ये क्या उठाता है, इसके ऊपर कौन होता है। अगर हम बात करें आपको नज़र नहीं आता, जो हम कहते हैं राइट लेफ्ट, फिर ये कंधा है जो आपकी, जब आप खड़े होते हैं किसी चीज़ के लिए तो आपकी सपोर्ट, आपके हाथ की वर्किंग, अगर कंधा ना हो हाथ होगा,
हाथ नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे। मतलब बहुत सारी इसकी इंटरप्रिटेशंस हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि ये पहले हमें रसूल की सीरत से ही मिलता है। तो बच्चों को इस तरह की फ़िज़िकल फॉर्म्स की जो आपने देखी है इस्लाम के अंदर, जो आइम्मा ने की, इनको जब हम प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो इसकी तभी शख्सियत मजबूत होगी बच्चे की। ठीक है, कंधे में बिठाना, उसके साथ खेलना, बैठना, मिट्टी में इवन जो है वो आप बैठ जाएं बच्चे के साथ खेलें, भले 2-3 मिनट के लिए क्यों ना हो, लेकिन इट विल गिव हिम अ बिग कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बच्चे के साथ जो है वो आप उसके साथ जाके उसका हाथ पकड़ के इन चीज़ों को कराएं। फिर दूसरी बुनियादी चीज़ ये है कि अमूमन जो है वो बाज़ दफ़ा ये होता है कि बच्चे जो है वो स्कूल वगैरह के अंदर ऐसे राइम्स पढ़ते हैं। ठीक है, पोइम सिखाई जाती है उन्हें। ये मसलन कोई नोहा बच्चा याद कर रहा है तो वो अक्सर आता है आपके पास, आपको सुनाना चाहता है, तो आप ज़ाहिर बात हम बिज़ी होते हैं। तो ये चीज़ें जो है जब आप बच्चे के साथ उस ये इस जो रिदम है ना, इसके लिए भी अपने साइंटिफिक जो सिंक्रोनाइजेशन होती है बिटवीन अ टू पर्सन, हम इसे कहते हैं कि भाई इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे से मिलती है। क्या इंटरप्रिटेशन है साइंटिफिक वे के अंदर इसकी कि भाई इसकी इक्वेशन मुझसे मिलती है, ये मैं मेरी बॉडी लैंग्वेज और इसकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत ही सिंक्रोनाइजेशन है। ठीक है ना, इस पूरी स्टडी हुई थी बेसिकली इसराइल के अंदर एक, तो वो साइंटिस्ट ने बेसिकली काम किया था और उसने ये तक, यानी उसकी इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ आपको, कि जब आप दो लोग साथ चलते हैं, चाहे वो कपल हो या ना हो, तो अगर दोनों के पाँव साथ उठते हैं, साथ उठना यानी ये इस तरह नहीं, क्योंकि आप क्या देख के चल रहे हैं, तो अगर दोनों के राइट लेग उठते हैं एक साथ ही और एक साथ पढ़ते हैं और वो कई दूर तक वॉक करते हुए जा रहे हैं, तो ये सिंक्रोनाइजेशन क्यों हुई है, कैसे हुई? तो बोलेगा कि बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है। ठीक है ना, तो एक हार्मोन है, खास हार्मोन, वो रिलीज होता है। तो ये सिंक्रोनाइज, जिन लोगों के अंदर सिंक्रोनाइज, तो इससे क्या माने कि आप जो बॉडी के अंदर बात कर रहे हैं ये भी अलाइन होती है दूसरे के बॉडी के हार्मोन लेवल के साथ, इतना इम्पैक्ट है। तो आप बच्चों के साथ जब आप ये फिजिकल एक्टिविटी अपने साथ करवाते हैं तो ये सब उनके अंदर सिंक्रोनाइजेशन, आप चाहते हैं आपका बच्चा आपकी तरह हो, जब वो आके सुनाना चाह रहा है आप उसके साथ वो चीज़ पढ़े। अगर उसने कोई चीज़ याद की है, कोई नात, कोई हमद, कोई पोएम, वो सुनाना चाह रहा है, आप भी वही अल्फाज उसके साथ पढ़ें। भले वो टूटे फूटे अल्फाज पढ़ रहा हो, गलत पढ़ लो, पढ़े, फिर बाद में बता देंगे बेटा इसके सही प्रोनाउंसिएशन ये है। मैंने आयत पढ़ ली है, मैंने सूरह याद कर ली, सुन लेंगे, हाँ बेटा अम्मा को सुना दो, मैं भी बिज़ी हूँ। या अम्मा कह रही नहीं मैं अभी खाना पका रही हूँ, दादी के पास जाओ। ठीक है, अब दादी बेचारी बीमार है, नहीं बैठ सकती, या समात कमज़ोर है, समझी, वो बोले आप सुन रही हैं, हाँ क्या? तो ये चीज़ें बच्चे को फिर क्या करती हैं, डिस्करेज करती हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप चाहते हैं तो कोशिश करें, जो बच्चा आपके सामने आके गुफ्तगू कर रहा है तो आप अगर सुनाना चाह रहे हैं आप उसके साथ वो चीज़ पढ़ें, चाहे वो नोहा हो या मर्सिया हो, वॉटेवर जिसने जो लर्न किया है। तो ये क्या करेगा, आपके अंदर और बच्चे के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट करेगा। हमारे सोसाइटी में वो केसेस भी आते हैं कि भाई आप क्यों नहीं कह रहे बात अपने बेटे या बेटी से, आप खुद क्यों नहीं कह रहे 5? डॉक्टर साहब गुफ्तगू नहीं है हमारे दरमियान, सुनता ही नहीं, क्योंकि ना हम बैठना पसंद करते हैं, ना वो कैसे बैठे हम, कैसे गुफ्तगू, ये लेवल आ जाता है। इतना गैप जो डिफेंस वगैरह के अंदर इस तरह की फैमिलीज़ भी हैं कि वो इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, पेरेंट्स और बच्चे, कि दे डोंट लाइक टू टॉक टू ईच अदर। एक तो टाइम नहीं मिला, टाइम की बात नहीं, वो बात नहीं करना चाहते आपस में, इतना गैप आ चुका है बिहेवियरल इश्यूज़ की वजह से। रीज़न, सिंक्रोनाइजेशन ही डेवलप नहीं किया। तो जब आप बच्चे के साथ इंटरेक्ट करेंगे फिजिकली, वर्बली, उसकी बात सुनेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग डेवलप होगी बिटवीन दैट पेरेंट एंड किड। तो आपका बच्चा आपकी ही बात मानेगा, आप ही से उम्मीदें वाबस्ता रखेगा, आप ही के पास आके सब चीज़ें बताएगा। क्यों बहुत से बच्चे अगर गलती करते हैं पेरेंट के पास जाके नहीं बता पाते, अपने उस दोस्त को क्यों बताते हैं? क्योंकि वो फील सिक्योर विद दैट फ्रेंड, क्योंकि बेसिकली वो फ्रेंड उसके साथ बहुत ही सिंपैथाइज है उसकी बात को। क्यों फ्रेंड? क्योंकि फ्रेंड आपके साथ बैठते हैं। कहते हैं ना कि भाई जब कौन जो अच्छी कंपनी या अच्छे दोस्त, क्या हम किसे कहते हैं यार, हम रोज़ाना हमारा ट्रेंड मिसाल के होगा आपको बता देंगे भाई रोज़ाना हमारा अभी हमने फिक्स किया हुआ है कि शाम में जिस दिन अगर फ़ायदे होगा एक साथ, तो हम साथ एक चार घर जाने से पहले चाय पी लेते हैं बैठ के एक होटल पे, ढाबे पे, या मतलब हर संडे को हमने नाश्ता साथ करना है हलवा पूरी कहीं किसी स्पॉट पे। ठीक है, क्यों? इससे क्या हो रहा है, उनकी बॉन्डिंग, जब वो बैठ रहे हैं क्या कर रहे हैं, अपनी उसको सुना रहा है, वो अपनी सुना रहा है। अब वो चाहे क्रिकेट हो या एसवाइलेट, तो इससे क्या माने वो सुन रहा है ना,
भाई जब आपका दोस्त आपसे बात करते हैं तो आप क्या मोबाइल में लगे होते हैं या उसको बोलते हैं छोड़ो या ये नहीं, आप सुनते हैं, जब भी तो सुना रहा है वो आपको, और आपकी वो सुन रहा है क्योंकि आप सुना रहे हो। तो यही काम पेरेंट्स में होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स सुनते नहीं, उनके पास टाइम नहीं, या वो बार बार वो बात कर रहे हैं कि जो उनको अपील नहीं कर रही। तो जब तक आप एक चीज़ क्रिएट नहीं करेंगे बच्चे के दरमियान फ्रेंडशिप रिलेशन वाली, तो ये बच्चा जो है वो आपसे दूर होता चला जाएगा। आपके हाथों से हमने बात की कि यहीं इसी सिटी में, इन्हीं माशरे में वो अफराद हैं कि जहाँ पेरेंट्स और बच्चों की गुफ्तगू अब इन टीनेज लेवल पर नहीं है, नहीं इंटरेक्ट करना चाहते, पसंद नहीं करते एक जगह एक साथ बैठना भी इवन। ठीक है, तो ये सब इसी रविश का नतीजा है। तो अपने बच्चों के दरमियान स्ट्रांग बॉन्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सुने उनको टाइम दें, उनके साथ फिजिकल इंटरेक्ट करें, उनके साथ वर्बल इंटरेक्ट करें। तो वो फिर आपके साथ जितना ये काम करेंगे उतनी स्ट्रांग बॉन्डिंग हो, उतना फिर सुनेगा भी आपकी, उतना आपको आगे बताएगा। वरना बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स कर देते हैं, डरते क्या पेरेंट के पास जाएंगे तो दो रीज़न है कि नहीं बता रहे इसलिए, या तो वो सुनता नहीं, या वो वाला पेरेंट है जो सुन के उसको सिर्फ सबसे पहले 2 थप्पड़ लगाएगा फिर कोई आगे बात करेगा। तो ऐसे बच्चों के साथ फिर पेरेंट्स और उनके दरमियान एक गैप क्रिएट हुआ। तो ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों के साथ बैठ के टाइम दें और उनकी बातों को, उनकी चीज़ों को शेयर करें, उनकी बातों को समझाएं कि बेसिकली ये चीज़ इस तरह है। अच्छा, दूसरा चीज़ इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हमें हर वक्त जो है वो विजिलेंट होना है अपने बच्चे के डिसिप्लिन के लिए इस एज में, यानी 3 से 5 ईयर्स के दरमियान बच्चे को हमने बात की कि इस एज के अप टिल 8, 9, 10, यानी 1 साल से लेकर 10 ईयर्स तक बच्चा इज़ लाइक एन स्पंज। अब स्पंज को आप पानी में डालेंगे, पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको आप मसलन किसी शरबत में डालेंगे, शरबत एब्जॉर्ब कर लेगा वो। तो बच्चा जिस माहौल में है बेसिकली, जब वो घर के अंदर है तो घर की चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहा है, जब वो बाहर जा रहा है तो बाहर की चीज़ें एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब वो बाहर से एब्जॉर्ब करे कोई चीज़ है, तो जब आप घर पे हैं तो उसे क्लीन करें कि आज उसके बिहेवियर में, जैसे मैंने इसको इससे पिछले ब्रैकेट में बोला था कि बच्चे के बिहेवियर को चेक करना आपकी ज़िम्मेदारी है। कि अगर वो स्कूल से कोई ऐसी चीज़ सीख के, चाहे वो वर्बल हो चाहे फिज़िकल, उसका कोई पैरामीटर आपको वो एक ऐसा अंदाज़ है जो कि आमियाना अंदाज़ है, वो इशारे कर रहा है, इस तरह सीख के आया है जो कि मायूब इशारा है। आप बैठें, नोटिस किया अगर आपने, तो पूछें, देखें कैसे, क्यों, किससे, कहाँ से, किस बच्चे से, या वैन से, या स्कूल के किसी, तो देन यू विल एड्रेस द इशू कि बेसिकली ये चीज़ सही नहीं है, तो आप उसको हैंडल करें। तो अगर आप विजिलेंट नहीं होंगे उसके डिसिप्लिन पे, बिहेवियर पे, यानी उसको जिसे कहते हैं कि छोड़ दिया, हाँ खुद ही सही हो जाए, बड़ा होगा, जैसे कहते हैं बड़ा होगा सीख समझ जाएगा, अभी तो ना समझ है बेचारा, वो ना समझ ज़रूर है लेकिन ये क्या है, ये USB है, यानी जो फीड करेंगे वो ले लेगा। आपने अगर कोई चीज़ गलत फीड करे, डिलीट करवा दें। नई चीज़, सही चीज़, आपकी फ़ाइल गलत आ गई तो आप क्या करेंगे, नई फाइल लेके, जो सही फाइल थी, अगर USB में गलत फाइल आई थी आज, क्या करता भाई, मसलन USB में नेक्स्ट टाइम जाके उस फाइल को निकाल के जो सही फाइल थी वो कर देता। तो बच्चे ने जब वो चीज़ आपके बिहेवियर को आपने नोटिस कर लिया है, तो बजाय इसके कि नहीं खुद ही सही हो जाएगा वो बड़े होके, हाँ हो सकता है, लेकिन चांसेस कितने हैं हमें नहीं पता, कि 0.1% चांसेस है, 1% चांसेस हैं। तो आप क्या खेलेंगे इस पॉइंट पे कि भाई 1% चांस है कि मेरा बच्चा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, या आपको 99 वाला रिस्क देखना है कि भाई रिस्क ज़्यादा है इसके अंदर, नहीं सीखा तो फिर नहीं करेक्ट हुआ तो फिर क्या कर लेंगे। उस वक्त वो तनावर दरख्त बन चुका है, दरख्त को आप इधर उधर हिला नहीं सकते हैं, वो तो बिल्ड कर चुका है अपनी रूट्स ज़मीन के अंदर इतने स्ट्रॉन्ग कि जिसको उखाड़ा तो जा सकता है लेकिन हिलाया नहीं जा सकता। उखाड़ने वाला का मसला नहीं, दुनिया से ऊपर उठा दें उसको, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा बच्चे के डिसिप्लिन को विजिलेंट होकर देखना पड़ता है ताकि हम इन चीज़ों को करें। इसी तरह जो है वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमने बात की इस एज के अंदर, जैसे आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की मेमोरी एनहांस हो, उसके सामने वो सिनेरियोज रखें गेम्स के, स्पोर्ट्स के, कि जिससे उसके अंदर एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हों। ठीक है, ऐसे पजल्स, ऐसे गेम्स आते हैं, ऐसे ऐप्स आते हैं, बेसिकली आप उसको दें जिससे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो उसके अंदर, जिसके अंदर एनालिटिकल पावर आनी शुरू हो जाए। इससे क्या होगा, उसका दिमाग की न्यूरॉन्स ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, जितनी ज़्यादा न्यूरॉन इन्वॉल्व होंगी बेसिकली उतनी उसकी मेमोरी भी शार्प होगी। जैसे इसके आसान तरीक़ाकार क्या है हमारे यहाँ बेसिकली, जैसे हिफ्स कराना शुरू कर दें, बेहतरीन चीज़ है। या फिर से मल्टी लैंग्वेज के कोर्स, यानी आप उसको कोई और लैंग्वेज, जैसे मैंने बात की थी वेस्ट में, दिस इज़ वेरी कॉमन कि इस एज के अंदर बेसिकली बच्चे को मल्टी लैंग्वेज सिखाई जाती है। बास कंट्री में तो बाकायदा मैंडेटरी है चीज़ कि स्कूल लेवल के इस एज में ऑप्शन आता है कि बेसिकली वो पेरेंट्स का ओरिजिन क्या है, तो बेसिकली जो माइग्रेंट्स होते हैं आप उनको मल्टी लैंग्वेज सिखाते हैं फिर। तो ये क्या होता है कि बच्चे की मेमोरी ऑटोमेटिक, तो आप बच्चे को मल्टी ऐसे टास्क, ऐसे स्पोर्ट्स, ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज़, ऐसे पजल, ऐसे गेम कि जिससे वो उसके दिमाग के अंदर एक
डिफरेंट किस्म के सेट्स बने ताकि उसकी मेमोरी जो है वो शार्प हो। तो बच्चे को, जैसे हमने बात की कि आप उसको मल्टी लैंग्वेज जो है वो सिखाएं, और बच्चा इस एज में बहुत तेज़ी से सीखता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे कोई लैंग्वेज नहीं आती, जो अगर वो इंग्लिश, यही पाकिस्तानी नेशनल्स जो बेसिकली जो इमिग्रेंट हो जाते हैं, तो जब अगर जो इनके बच्चे वहाँ बाउंड होते हैं, क्यों उनका इंग्लिश एक्सेंट वही होता है जो अमेरिका या कैनेडियन या मसलन उसी मुल्क का है। लेकिन हम जो जाके अगर 30 साल में रहेंगे तो हमारा एक्सेंट वो नहीं होगा। क्यों? कि जो चीज़ बाय बर्थ बिल्ट होती है, इट हैज़ अ एग्जैक्ट इम्प्रेशन जो कि उस चीज़ का होता है। हम कितना भी जो है वो चैम्पियन बन जाएं, हम उस तरह के एक्सेंट की इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे जो नेटिव की होती है, ठीक है। लेकिन जो बच्चा वहीं बाउंड होती है, वो उसने पैदाइश से लेके वही एक्सेंट सुना है तो वही बोलेगा, वही पिक कर लेगा। तो इसी तरह बच्चे को अगर आप इस एज में मल्टी लैंग्वेज सिखाएंगे तो बेसिकली कैसे सिखाएं, ज़रूरी नहीं कि आप बेसिकली उसे, अब 3 साल का बच्चे कहाँ लेके जाएंगे चार्ट, तो आपके पास पहले चंद वर्ड सीखे ना। आपको जैसे आपने अरबी पढ़ ली तो आप अरबी के चंद वर्ड उसको बोलें, आप फारसी के चंद वर्ड उसको बोलें, आप इंग्लिश के चंद सेंटेंस बोलें। बाकी इसके साथ कुछ चीज़ें आप जो हैं वो मसलन बैठेंगे, जिसको जैसे बात की ना कि भाई मोबाइल की आदत है, आप खुद बैठें 10 मिनट बैठें साथ में, और बच्चों के इस तरह की मल्टी लैंग्वेज की भी ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं यूट्यूब पर, आप जाएँ बेसिकली खोल के साथ में बैठें, रिपीट करें। अब वो कार्टून चल रहा है, वो कार्टून ही बोल रहा है, तो आप भी उसके साथ रिपीट करें। आप रिपीट करेंगे, बच्चा भी आहिस्ता आहिस्ता रिपीट करना शुरू कर देगा। तो ये दिस इज़ हाउ बेसिकली ही विल लर्न अ लॉट। तो आप बच्चे के साथ इस तरह की स्ट्रेटजी जिसमें डिफरेंट वर्ड, डिफरेंट लैंग्वेजेस ये पिक करें, तो जल्दी उसका माइंड का जो स्पेक्ट्रम है वो बेसिकली एनलार्ज हो जाएगा, ठीक है जनाब। दूसरी चीज़ ये है कि बेसिकली हमने बात की, बाज़ दफ़ा बच्चे से मिस्टेक्स होती हैं ना, तो मिस्टेक्स पे रिएक्ट करना जो है ना, प्रॉम्प्ट रिएक्शन इज़ वेरी डेंजर, इस एज में इज़ वेरी डेंजरस। हम टीनेज की बात नहीं करें, इस एज की बात कर रहे हैं। मसलन बेचारा बच्चा है, वो आपने पानी दिया, शीशे गिलास का गिर गया, उससे होल्ड नहीं कर पाया, भाई शीशे का गिलास ही टूटा है, प्लेट ही तो टूटी है, क्या हो गया इससे? कोई क़यामत आ गई है अगर वो 30, 40, 50 रुपए की प्लेट गिलास टूट गया उससे, तो बजाय इसके आप उस ऐसे काम हुए ना, अगर आपने कॉन्फिडेंस देना है ना, फ़ौरन जाए बेटा, बजाय इसके कि ये हम क्या करते हैं, तोड़ दिया ये नहीं देखा कि इस जुमले से उसका दिल टूट गया है। यानी बाज़ दफ़ा के छोटे बच्चों को आपके, अगर आपने गुस्से का नाम है तो रोने लगेंगे, वो यानी इतना हर्ट करेगी आपकी वो चीज़ कि वो रोएगा, वो इतना उसके सिस्टम में जाके वो जुमला, वो आपका रिएक्शन बॉडी का, तो आप उसको जाके बजाय इसके कि आप जाएँ बोले बेटा चोट तो नहीं लगी तुम्हें कहीं, आओ साइड पर जाओ, इधर में साफ़ कर दो, तो इससे अंदर केयरिंग इसके अंदर डेवलप होगी कि वो मेरी केयर कर रहा है, ना कि उस 40 रुपये के गिलास की या उसकी। सेम विद द अडल्ट कि आप अगर सास बहू आवाज़ आती है, तोड़ दिया फिर एक गिलास, फिर एक प्लेट तोड़, तो ये चीज़ें मतलब देखें हमारा लेवल क्या है। हम इतने मटेरियलिस्टिक लेवल पे आ चुके हैं कि चंद रुपए के चीज़ों के टूटने से हम ये नहीं देख रहे कि हम सामने वाले को क्या हर्ट करने जा रहे हैं अपने जुमले से, बट वी कंसीडर के बेसिकली प्लेट क्यों टूट गए, चम्मच क्यों टूट गया, ये क्यों खो गया, वो क्यों खो गया। तो ये क्योंकि बेसिकली हमारी अपब्रिंगिंग उस लेवल पर रखी गई थी जब हुए थे कि हमें इन चीज़ों का इदराक ही नहीं करवाएगा। तो आप चीज़ें की इंपॉर्टेंस समझें, इंपॉर्टेंट वो गिलास, चम्मच या XYZ चीज़ है, या उसकी पर्सनैलिटी में जो आपका वो जुमला लाइफ टाइम के लिए। बाज़ ऐसे नुकूश होते हैं जो बच्चे के जहन पे ताहयात असर डालते हैं। इंटेंसिटी, इसको हम जब हम इंटेंसिटी लेवल पर डिस्कशंस करते हैं कि बेसिकली किस चीज़ से कितनी इंटेंसिटी रहती है, तो बाज़ ऐसी सिनेरियो बच्चे के साथ होते हैं बचपन के अंदर कि वो लाइफ टाइम इम्पैक्ट डाल देते हैं बच्चे के ऊपर। यानी वालिद का कहा हुआ एक जुमला, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। तो आप इन चीज़ों की हसासियत समझें कि अगर आपने उसको बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा डांट दिया गुस्से के साथ, या तो वो चीज़ उसकी पूरी शख्सियत को मजरूह कर दे आइंदा पूरी ज़िंदगी के लिए। वो कभी भी अपने आप को कॉन्फिडेंट ही फील ना करवा पाए माशरे के अंदर। क्यों? कि उसकी उस माँ ने या उस बाप ने उसकी उस दिन जो डांट उसको जो पिलाई थी, उसकी शख्सियत में वो इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल चुके हैं, वो शख्सियत जो कभी भी स्ट्रॉन्ग शख्सियत नहीं बन पाएगी, क्योंकि एक डांट थी वो। और यही चीज़ होती है कि एक छोटी सी चीज़ जो है वो बंदे को अपलिफ्ट कर देती है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसके साथ समझें, ठीक है। एंड देन बेसिकली जो है वो अमूमन जो है वो, जैसे हमने बात की कि आपने अगर वो गलती करते हैं तो आपने उनकी गलतियों को जो है वो नहीं करना, यानी लेके जनाब बस शुरू हो गए और लथाड़े जा रहे हैं, बेचारा वो सुने जा रहा है और आप बोले जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो बच्चे के लिए बड़ी डिस्ट्रक्टिव हैं। एंड देन फिर हमने बात की कि आपको जब इस एज में आपको अपने बच्चे की एटलीस्ट माइंड की इंक्लाइनेशन का आइडिया हो जाना चाहिए
कि मेरा बच्चे का इंटरेस्ट किन चीज़ में ज़्यादा है, किस किस्म के टॉयज़ में ज़्यादा है, किस चीज़ को ज़्यादा एनालिटिकल है मेरा बच्चा जो है वो मिसाल के तौर पे लिखने की तरफ या ड्राइंग की तरफ या किस किस्म के टॉयज़ पसंद करता है, उसकी बुनियाद पे आप उसके रुझान को समझ के उसके लिए ऑप्शंस क्रिएट करें उसी डोमेन के, ठीक है ना। तो जब आप ऑप्शंस देंगे तो आपके पास ये चॉइस आ जाएगी, जब वो किसी एक चीज़ पे जिद कर रहा होगा आप उसको उसी की लाइकनेस की सेकंड ऑल्टरनेट दे देंगे तो फ़ौरन बच्चे फ़ौरन स्विच कर जाते हैं, आप उनको आसानी से डाइवर्ट कर सकते हैं। तो जब आप बजाय इसके गुस्से में उसको चुप कराएं, आप उसको सेकंड ऑल्टरनेट दे दें, थर्ड ऑल्टरनेट दे दें, ही विल अडॉप्ट इट। क्योंकि बच्चा है वो जल्दी किसी एक चीज़ से तंग आ जाता है, ठीक है। तो आप अगर वो एक टॉय से तंग आ गए तो यू शुड नो कि बेसिकली अगर इसका माइंडसेट ये है, इंक्लिनेशन ये, तो आप इस बच्चे के लिए ऑल्टरनेट अवेलेबल करें 3-4, ताकि जब वो आपके सामने मौजूद हो और वो रो रहा हो, जिद कर रहा हो, प्रोवाइड दैट ऑल्टरनेट। तो ये आपकी वर्किंग होगी बेसिकली, आपने अपने बच्चे को किस तरह जज किया है, कितना इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली जज किया है बच्चे को, और उसके लिए आपने ऑल्टरनेट चीज़ें मुहैया करनी है ताकि बच्चा जो है वो उन ऑल्टरनेट को अपना ले, ठीक है जनाब। अब मतलब छोटी सी मिसाल, फिर हम क्वेश्चन आंसर के ले लेते हैं फिर, क्योंकि अब हमारे पास कोई 30-40 मिनट बचे, 40 मिनट ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे बच्चा अमूमन बहुत ही प्रैक्टिकल रियल टाइम मिसाल, बच्चा कहता है नहीं आज नाश्ते में मुझे ये नहीं चाहिए, बड़े नखरे आ गए तुम्हारे, नवाब के बच्चे हो, ये होता है ना। अब ये जो कह रही है सब जा रहे हैं यहाँ पर। अब उस 5 साल के बच्चे वो एक तो आया था कि बेसिकली उसके दिल में था कि आज मसलन मैं XYZ चीज़ लेके जाऊँ, और अम्मा जनाब वही 4 दिन से वही दे रही है, टोस्ट में जाम लगा लगा के। उसने बोला नहीं आज मुझे जो पराठा खाना है। अम्मा चूँकि लेट उठी हैं, वो पराठा क्या बनाएंगी, आटा गूँधेंगी, क्या करेंगी, तो बस झाड़ पे लाई, बोला बस ये लेके जाओ। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, इस इतनी सी छोटी, अब उसने कह दिया तो आप इसके माने कि अगर आपको पता है कि बच्चा मेरा ये पसंद करता है, तो आपके माने कि आपके पास नेक्स्ट डे के जो आप बच्चे के अगले 5 दिन तक स्कूल जाना है, तो आपके पास 2-3 ऐसे ऑल्टरनेट हों। अगर हमें पता है कि गैस सुबह अगर नहीं आती है, तो अब आपको इंटरेस्ट पता हो कि बच्चा क्या क्या खाता है। भाई वो टोस्ट खाता है, जैम खाता है, तो कौन सी खाता है। एक दिन आप उसको एप्पल जैम दे दें, एक दिन मैंगो जैम दे दें, उसको पता है कि ये दोनों जैम पसंद है, तो आप उसको बताएंगे आज तुम्हारे, कल मैंने जैम आपको एप्पल दी थी, आज मैं तुम्हें मैंगो जैम दे रही हूँ। ही विल बी ऑब्लाइज्ड कि भाई वो मेरी ही पसंद वाली जैम मामा ने लगा के दी है, ठीक है। वो जिद का अनुसार ऑटोमेटिक फिर वो लेके नहीं आएगा। इसी तरह आपको पता होना चाहिए, मसलन आप वो कहता है कि भाई मुझे फला टाइम पर मुझे बॉयल एग नहीं पसंद, आप मुझे हाफ फ्राई दें, आप नहीं तुम बॉयल ही खाओ, सर्दियाँ आ गई हैं। तो ये जो जबर है ना, इन इतनी मामूली बातों पे ये इसकी शख्सियत को जो बना रहे, वो ज़िद्दी बना रहे। भाई वो अंडे ही तो खाना है, अगर वो ऑमलेट देते उसको जो है वो, अगर वो हाफ फ्राई खाना चाह रहे तो क्यों जिद कर रहे हैं कि हम उसे बॉयल अंडे ही दें। कोई लिखा हुआ है कहीं फिक्स कि भाई बॉयल अंडा देंगे तभी फ़ायदा है, अगर उसको हाफ फ्राई कर दे तो फ़ायदा देना। उसके जब आप उसकी बात को इस तरह ऑब्लाइज करेंगे, इसको ऑनर करेंगे, तो ही विल बिल्ड अ कॉन्फिडेंस ऑन यू, आपके रिस्पेक्ट भी वो फिर करेगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो, इसी तरह इवेंट में जाना होता है, मैंने तुम्हारे कपड़े प्रेस कर ये पहन के जाओ, उसका दिल नहीं है वो पहनने का, वो कह रहे हैं तुमने आज शलवार कुर्ता पहनना है, चूँकि आज वलीमा है तो वलीमे में होगा और शादी में कोट पहनोगे। ये कौन सी रविश है कि जो हमने बना ली है कि भाई बच्चा है उसको देखें, ना कि देखें नहीं सारे कज़न ये पहन रहे तुम यही पहनोगे। क्यों? कोई उसकी भी तो अंदर की कुछ ना कुछ ख्वाहिश है जिसको आप पूरी करने की कोशिश करें। कि उसने कोई गलत चीज़, अगर वो नहीं पहनना चाह रहा है शलवार कुर्ता, वो पैंट शर्ट पहनना चाह रहा है तो पहनने दे भाई। क्या कोई बच्चे को देखेगा कि इस बच्चे ने कोट पहना है, शलवार कुर्ता पहना है शादी के हॉल में? लेकिन वो अपने आप को महसूस, हमने बात की कि इस एज के अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कि वो बेसिकली अपने आप, यानी सेल्फ सेंटर्डनेस की अवाइल का आगाज़ यहाँ होता है जो टीनेज पे मैक्सिमम पे चला जाता है, कि वो अपने आप को फोकस रखना चाहते हैं, वो समझते हैं सब लोग मुझे देखेंगे। तो अगर उसके जहन में चीज़ है तो बेसिकली आप उसकी उस विश को तो पूरा करें एटलीस्ट, ताकि उसको पता लगे मेरी माँ बाप सुन रहे हैं, भाई वो शलवार कुर्ता पहना है, XYZ कुछ भी पहने, कोई देखने वाला उसको नहीं है शादी हाल में। तो फिर आप क्यों उसकी शख्सियत को मजरूह करके उसको नो कह रही हैं, नहीं यही पहनोगे, मैंने ही कर दिया है। तो ये चीज़ें जो हैं वो डेली लाइफ के वो पॉइंट्स हैं जो बेसिकली आपको एड्रेस करने चाहिए सीरियस अंदाज में, क्योंकि यही चीज़ बार बार जब पिंग करती रहेगी उसको, तो बेचारा वो फिर शख्सियत के लिहाज से मजबूर लगेगा। तो यहाँ पर जो है वो ये वाला भी एज ब्रैकेट ख़त्म हुआ, तो हम कुछ सवालात जो हैं वो आपके लेते हैं। अब आप क्वेश्चन आंसर सेशन है, ओपन है, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। तो फिर ताकि 11:30 बजे फिर हम उसको वाइंड अप करेंगे। जी चलिए, कॉमन सवाल है कि बेसिकली अगर बच्चे में कोई चीज़ बिल्ट हो गई है, कोई भी XYZ कोई चीज़, कोई हैबिट, कोई बैड थिंग,
या दूरी आ गई पेरेंट्स, तो क्या करें? देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा इसका लेवल क्या है। तो अगर लेवल सीवियर है तो जाहिर बात है इसकी क्या माने कि फिर हमें बिहेवियरल थेरेपिस्ट के पास जाना होगा, क्योंकि जिस तरह हम सिस्टम में कोई चीज़ बिगड़ती है, शुगर बढ़ती है, तो जाहिर बात है डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, आप फिर डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। कोई और सिस्टम ऑल्टर हो रहा है तो उसके स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। तो आपको पहले ये समझ जाएंगे ये भी डिसऑर्डर्स हैं, ये भी बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, तो उसी के एक्सपर्ट से फिर रुजू करना पड़ेगा, ठीक है ना। या तो वही मरहला है कि आपके पास इतना इल्म हो कि कैसे डील करना है, ठीक है ना, यानी सोशली भी और रिलीजियसली भी, ठीक है, क्योंकि हम जिस माशरे में हमने दोनों एंगल को देखना है। तो लिहाजा अगर इतना इल्म है तो वेल एंड गुड, स्टार्ट डीलिंग विद देम। नहीं है, यू मस्ट फर्स्ट कंसल्ट कि बेसिकली इस फील्ड, इसके जो इश्यूज़ होते हैं बेसिकली बिहेवियरल थेरेपिस्ट हैं उनके पास जा सकते हैं। इसके अलावा जो है वो चाइल्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, अगर डिपेंडिंग ऑन के वो इश्यूज़ कौन से हैं। बिहेवियरल इश्यूज़ हैं तो आपको, लेकिन अगर कोई इस तरह के इश्यूज़ हैं जिसके अंदर जैसे हमने बात की कि अगर वो इन्वॉल्व न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, तो फिर आपको न्यूरोलॉजिस्ट से आपको कंसल्ट करना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपने पहले स्टेज 1 पे आइडेंटिफाई करनी है। जो माइनर लेवल की चीज़ें आप खुद भी एड्रेस कर सकते हैं। कैसे करें? कोई भी चीज़ जब बेल्ट होती है ये एक साइकिल है और एक ग्रेजुअल स्टेप होता है, ठीक है ना। बच्चे ने जो चीज़, अगर वो बच्चा गुस्से का आदी हो गया तो ये नहीं कि वो जब आपने एक दफ़ा डांटा था उस दिन से वो गुस्से वाला बन गया, ही विल बिल्ड ग्रेजुअली दिस थिंग। या अगर वो आपकी बात अब नहीं मान रहा है तो ही बिल्ड दिस थिंग। तो इसके क्या मायने है कि जो भी चीज़ होती है उसकी एक साइकिल होता है जिसकी तकरार होती है। तो इसके क्या मायने हैं कि एक लेयर्स पे लेयर चढ़ती रहती है, तो यही काम उसको निगेट करने के लिए करना पड़ता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए करना पड़ता है कि आप उसके अंदर जो भी पहलू डेवलप हो चुका है उसको आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज। जो पर्दा की तय चढ़ गई है उस पर्दे की तय को वापस रिवर्स करना होगा। यानी जो तकरार, जैसे गुस्सा है, एंगर, ये भी क्या है, ये तकरार से होता है। तो जब आप तकरारी मैकेनिज्म को फॉलो करना है आपने, तो यही स्ट्रेटजी होती है उसको निगेट करने की। तो आपके पास ये सिनेरियो होना चाहिए कि मेरे बच्चा के अंदर जो भी चीज़ डेवलप हुई है, जैसे आपने लफ्ज़ दूरियां का इस्तेमाल किया है, तो इसके अंदर कई फैक्टर्स हो सकते हैं, 10 फैक्टर, 20 फैक्टर, आपको हर फैक्टर पर एड्रेस करना होगा वन बाय वन कि मेरे अंदर दूरी, हाँ, स्टार्ट फ्रॉम दैट कि जो सबसे ईजी हो, ठीक है, ताकि आपको भी माइलस्टोन का इम्पैक्ट नज़र आए, ठीक है ना, कि भाई मैंने एक चीज़ की है, इसका मुझे फ़ायदा नज़र आ रहा है। देन यू विल स्टेप अप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहले आपने देखना है अगर जो भी दूरी पेरेंट में डेवलप है उन तमाम फैक्टर्स को एवेलुएट करके लिस्ट डाउन करें। लिस्ट डाउन करने के बाद स्टार्ट विद द ईजी वन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि बेसिकली अगर आपने जो स्पेसिफिक बात की कि बच्चा जो है वह जल्दी इरिटेट होता है, तो यू शुड नो कि बच्चा इरिटेशन का शिकार क्यों होता है। तो इरिटेशन सबसे पहले बच्चे के अंदर जो सबसे टॉप लीडिंग कॉज होती है इरिटेट होने की, वो ये होती है कि अगर आपने उसकी पर्सनालिटी टाइप को असेस नहीं किया है कि वो क्या चाहता है, तो जब वो नहीं चाहता और जो चाहता है इसके फ़र्क को आपने अंडरस्टैंड नहीं किया, तो बच्चा, क्योंकि जो चीज़ कहना चाह रहा है वो आपसे मैच नहीं कर रही, क्योंकि आपने जज ही नहीं किया। मेरा बच्चा जो हो सकता है कि जो चीज़ वो बात कर रहा है वो सही हो, लेकिन चूंकि आपके माइंडसेट से मैच नहीं कर रही इसलिए आप बोले नो। तो इरिटेशन में जाने की पहली वजह बच्चे के जो अपने लाइक्स और डिसलाइक्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना, उसमें से कौन से डुएबल हैं, कौन से डेंजरस लेवल के हैं और कौन से थोड़ा सा अगर ऑप्टिमाइज कर दें तो अचीव हो सकते हैं, इनको आपने चॉक डाउन करना होता है। एंड देन बेसिकली आप उस बच्चे को उस जोन में रखें जो उसका कंफर्ट जोन हो, तो वो क्या होगा, इरिटेशन से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए पहले आइडेंटिफाई करना है उसके उस अपने खुद माइंडसेट को, उसकी टाइप ऑफ थिंकिंग को, उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को, तो फिर आप उसको एड्रेस करना शुरू करें। हो सकता है कि उसकी बहुत सारी लाइक्स आपकी डिसलाइक्स की लिस्ट में हो। हमें ये देखना होगा इसकी ये डिसलाइक जो है वो सोशल नॉर्म्स से के हिसाब से भी एक बैड मैनर है, ये नॉर्मल चीज़ है। नॉर्मल है तो ठीक है, डू इट, क्या मसला है इसमें। यह रिलीजियस अंदाज में दीन परमिट करता है इस चीज़ को, अगर करता है तो फिर हमें क्या मसला है। क्योंकि हम अभी जब बात कर रहे हैं तरबियत का मतलब वो यानी हथौड़ी नहीं कि हथौड़ी लेके दीवार को चारों से ठोकना है कि बस वो फिट रहे। ये बच्चा, ये इंसान है, ये हर चीज़ से हर्ट होगा। तो आप पहले उसको उस मोड में लेके आए जिसके, जैसे हमने लास्ट टाइम एक वर्ड इस्तेमाल किया रेजिलियंस, कि वो रेजिलियंस डेवलप करना शुरू कर दें, चीज़ों को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दें। जब ये टेंडेंसी आ जाएगी तो जब आप उसको 15-16 साल में फीड करेंगे ना चीज़ें,
वो फिर एब्जॉर्ब कर लेगा, वरना क्या करेगा, रिबाउंड करेगा वो। जब तक आप इसको इस मोड में नहीं लेके आएंगे कि वो आपकी बातों को, उसका लाने का तरीका, उसके कंफर्ट जोन को आइडेंटिफाई करना, उसकी लाइक्स। अब ये नहीं कि वो बोले वो सिगरेट पीना चाहता हूँ, तो आप बोले हाँ पी लो, ज़रा कंफर्ट जोन तो नहीं। तो जो चीज़ डुएबल है, जो चीज़ के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, क्या हर जगह कर रहा है वो करना ही दो। जैसे हमने बात की, अगर बच्चा बोल रहा है कि भाई शलवार कुर्ता नहीं पहन के जाऊँगा, तो क्यों आप जिद कर रहे हैं कि शलवार कुर्ता पहनो। तो ये वो चीज़ें मैनेजेबल है। वो कह रहे हैं कि नहीं मैंने उबला हुआ अंडा नहीं खाना, या मसलन इसके ऊपर आप कोई चीज़ डाल देती हैं, बोले नहीं ये नहीं डालें आप, माँ बोलेंगे नहीं ये ज़रूरी है, इससे ये मिलेगा, ये क्यों कर रही है। तो जब आप ये काम कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, अंदर से पक रहा है, ठीक है ना, कि उसकी हर नॉर्मल बात पे भी उसको लग रहा है कि भाई ये चीज़ मेरी सुनी, तो वो बिल्ट ऐसा हो जाएगा। फिर आपकी जब वो टीनेज पे आएगा, आपको रिबाउंड, यानी आपकी कोई बात पर नहीं सुनाएगा, वो हर बात पे नो कहेगा, क्योंकि अब वो थोड़ा सा एनर्जाइज हो गया है, अब वो इंडिपेंडेंट के बाहर निकलना शुरू हो गया। तो आपके उस सिनेरियो से क्या होगा, आपने डांटा ना, अब वो 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा डांटेगा तो बाहर थोड़ी जाएगा वो। लेकिन जो 12-13 साल का बच्चा है, थोड़ी देर के उठ के बाहर चला जाएगा, मोहल्ले के बच्चे में जाके बैठ जाएगा, ये उसका इम्पैक्ट निकलेगा। वो और फिर डिस्ट्रक्टिव होगा। अगर उसको बैड सोहबत मिल गई तो वो चीज़ें वहाँ से बैड लर्न करेगा, और मजीद आप बोलेंगे और गलत चीज़ें सीख रहा है। ये क्यों नशा फैल रहा है हमारे यहाँ इन चीज़ों पे, कि बेसिकली जारी बात है, बच्चे उठ के टीनेज में बाहर जाते हैं, नशे के आदी बन रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें एड्रेस करनी पड़ेंगी, कि जो मोड डेवलप हो गया उसके अंदर, उस मोड को आइडेंटिफाई करना और उसको वो कंफर्ट जोन में लाना, ताकि वो इरिटेबल चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता माइनस करना शुरू कर दे, क्योंकि आपने उसको वो सीन दे दिया कि जो वो चाहता है। तो ये इसका जो है वो सादा सा जवाब है, ठीक है जी जनाब। अगर फादर मौजूद हैं, अब आप सारे सिनेरियो देखने पड़ेंगे ना हमें, तो जिनके तो फादर मौजूद हैं और बाइक चलाते हैं, सबसे इजी ये कि बाप उसको पार्क में ले जाए, बाइक खुद चलाना सिखाए, ठीक है। उसको कहीं जाना हो, उसका दिल चाह रहा है, ठीक है आज तो मैं सिखाता हूँ, मैं सिखा दिया। आप चंद महीने बाद जब वो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे भी सीख गए, तो जब उसका दिल करे चलाने का, आप बोले ठीक है चलना है, आओ मैं साथ चलता हूँ, तुम्हें चलानी है, लोग ये पार्क है, लेकिन पार्क में चलानी है तुमने, सड़क पे, क्योंकि तुम्हारा शौक बाइक चलाना है ना, चलाओ, ये पार्क खाली है, चलाओ यहाँ पर ग्राउंड, तो उस जगह ले जाए जहाँ ग्राउंड है, वहाँ चलाएं, ठीक है। दूसरा काम, अगर फादर नहीं, अगर बड़ा भाई है वो चलाता है, तो फिर बड़ा भाई ये जिम्मेदारी ओन करे। अब मसला कहाँ आ जाएगा, मसला वहाँ आ जाएगा जहाँ पर ये ना फादर अवेलेबल है ना ही भाई है, फिर क्या करें। अब जारी बात है, फिर एक ही चीज़ है, फिर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, फिर उसे आप इलेक्ट्रिक बाइक लेके दें, जो कि 2 लाख रुपए की है, वो चलाएं, वो सेफ़ है, ठीक है ना। तो फिर ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन नहीं है तो फिर जारी बात है, फिर वो हर चीज़, फिर आप उसको बाइसिकल लेके दे दें कि आप ठीक है, तुम जब ये चलाना सीख जाओगे, आप उसे नो ना करें, वहाँ बिल्कुल आप उसे ऐसी चीज़ कहें कि जो उसको अपील भी करे। देखो मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं, मैं भी, तुम साइकिल लेके दे सकते हो, तुम साइकिल चलाना सीख लो अच्छी तरीके से, और मैं इंशाल्लाह पैसे जमा करते हैं, जितने में पैसा होगा मैं दिला दूँगी। अब वो पैसे जारी बात है, महंगाई है, तो कम से कम इतना खींच दें आपके, बोलें 18 साल बाद जब दिला दें फिर, अगर वो कॉन्फिडेंट आपको पता है कि ये सही चला रहा है। तो ये इसके स्टेप्स हैं, बेसिकली आपने हर एक को सीनेरियो वाइज जो है वो डील कर सकते हैं। तो देयर इज़ अ वे, तो आप उसको बाइसाइकिल लेके दे दें, भाई तुम ये चलाओ और मैं तुम्हें इंशाल्लाह लेके दे दूँगी, ठीक है, या तुम इंटर कर लो तब दे दूँगी। अब इंटर जब करेगा बच्चा ऑटोमेटिक 17 साल का हो चुका होता है, बस फिर उसको आप बोलें कि मैंने BC डाली हुई है, और जो BC जो है वो फला महीने निकलेगी, तो मैं बाइक लेके तुम्हें दे दूँगी, ख़त्म बात। उसके जहन में इतने साल तक नो नहीं गया है, यस गया है, क्योंकि आपने बोला कि मैंने BC डाली हुई है, ये किया ये किया, तो वो, तो ये दिस इज़ हाउ यू कैन डील। यही ये देखें, वही सादा सा इसका भी एक मरला है कि जारी बात है, जब किसी चीज़ के अंदर गैप होता है ना, तो हमने बात की ना कि अब इसे जो बच्चा क्या है, जैसे आपने बोला कि 5-6 साल गैप है, इसके माने जो बड़ा वाला बच्चा है बेसिकली इस एज में आ चुका है जहाँ पर अब वो देख रहा है, अफेक्शन भी फील कर सकता है, सब थोड़ा सा फील करना शुरू कर देता है। तो चूँकि बाय डिफ़ॉल्ट जो सबसे अब नया मौलूद जब आया है दुनिया के अंदर, तो डेफिनेट वालदे की तवज्जो वहाँ पर ज़्यादा होती है, तो अब वो इसको फील करता है, अब वो देखता है कि मुझे अब इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही है, उसको इम्पोर्टेंस मिल रही है। तो ये वो बैलेंस है जिसको आपने मेंटेन करना होगा क्रिटिकली। अच्छा, इसके अंदर पूरे जैसा जिसे इसीलिए हम कहते हैं कि जो हम प्रॉज एंड कॉन्स, इस पे हम ये भी इसी पॉइंट को भी टच कर लेते हैं नॉलेज के लिए, कि सवाल अक्सर जैसे हम फैमिली के एतबार से बात करते हैं कि भाई जॉइंट फैमिली सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव है कि या, तो ये देखें हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स हैं, लेकिन जब हम टोटल नटशेल में कंक्लूजन लेंगे ना, देयर इज़ नो डाउट कि बेसिकली जॉइंट फैमिली सिस्टम के बेनिफिट ज़्यादा हैं,
ठीक है ना, बनिस्बत इसके कि आप इंडिपेंडेंट रहें, ठीक है ना। जो रविश हमारे आजकल डेवलप हुई है सोसाइटी के अंदर कि इधर शादी हुई और बेगम साहिबा जो है वो निकलने की जो है वो कि सेपरेट हो, तो ये देखें हमने बात की कि हम ये नहीं कह रहे कि वो आइडियल सिनेरियो या ये, लेकिन हर चीज़ के जो प्रॉज एंड कॉन्स को एवेल्यूएट करके एंड नतीजा निकालेंगे तो देयर इज़ अ एडवांटेज ऑफ अ जॉइंट फैमिली सिस्टम मोर देन अगर आप खुद रहें। तो उसके अंदर जब आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में अगर मौजूद हों तो फिर ये बाकी अफराद, जैसे घर में अगर दादा मौजूद है, उसके बच्चे के दादी मौजूद हैं, ताया XYZ फुप्पियाँ मौजूद हैं, तो वो फिर उस जो फर्स्ट बेबी है यानी जो 5-6 साल का हो चुका है उस पर अटेंशन ले आए अपनी सारी। तो मदर बेसिकली ज़्यादा इंगेज होगी उस इन्फेंट के साथ। बाकी अफराद की फिर जिम्मेदारी कि वो उसके उस डेफिसिट को जो मदर से मिलना है वो बाकी घर के अफराद उसको गिफ्ट ला के दे रहे हों, उसको उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हों। क्योंकि छोटा बच्चा उसकी तो बर्थडे तो अभी नहीं होनी, लेकिन उसकी धूमधाम से करें आप, ठीक है। तो ये क्या होगा कि उसके उस गैप को उससे पता लगे कि भाई मुझे अटेंशन, अब पहले सिर्फ अम्मा अब्बा अटेंशन देते, अब तो दादी भी अटेंशन दे रही हैं, अब तो फुप्पी भी अटेंशन दे रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ उसको ज़्यादा मैच जब करेगा उसको आंसर मिल जाएगा, नहीं ऐसी बात नहीं हो रही। तो ये चीज़ें जो हैं वो फिर आप उससे जाएँ, जब आप को टाइम मिले फुर्सत, उसे आएँ, गले लगाएं, बैठें और उसको वो जुमले कहें कि बेटा मुझे तुमसे बहुत प्यार है, तुम मेरे बहुत अच्छे बेटे हो या बेटी हो वट एवर। तो ये चीज़ें आप कहें बार बार उसको, मतलब कितनी देर लगेगी दिन भर में कि आपके पास 2 मिनट भी नहीं कि उसको बैठ के गले लगा के चंद जुमले कहें। क्योंकि हम इतने यानी इंगेज हो चुके होते हैं तमाम घर के घरेलू मसाइल, ये वो पकाना, बच्चे छोटे, ये तो हम इस चीज़ को स्किप कर देते हैं। तो कम से कम दिन में 1-2 मरतबा उसको गले लगा के उससे चंद मोहब्बत भरे कलमात कहें ताकि बच्चे को फील हो कि भाई मदर भी मुझे इग्नोर नहीं करे, ठीक है। और फिर क्या क्या मसला इसमें, जब आप ग्रॉसरी करने जा रहे हैं महीने के एंड पे एक गिफ्ट ला के उसके लिए, चूँकि मतलब 1 महीने 2 महीने 3 महीने बच्चों को क्या पता, लेकिन वो जो 5 साल का है तो आप जब भी ग्रॉसरी करें उसको गिफ्ट दे दें ले जाके हर महीना। क्या है इसमें, कितने का, 100 का ही दे दें, 200 रुपये का दे दें, 300 रुपये का दे दें, ठीक है। मतलब उसके लिए अहमियत नहीं कि आपने कोई बहुत कीमती चीज़, उसके लिए गिफ्ट चाहे वो छोटा सा प्लास्टिक का एक जो सेट आते हैं बने हुए 250-300 रुपये के, वही दे दें उसके लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मुझे कोई चीज़ मिली है आगे, उसके उसे क्या पता कीमत क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या, नहीं वो देगा मुझे गिफ्ट दिया मेरी अम्मी ने। क्योंकि अम्मी की तरफ से इसलिए निगलेक्ट हो रहा होता है कि अम्मी का फोकस छोटे पे ज़्यादा है, तो इसलिए मदर वो ये इस तरह जो है चंद काम करे दिन में और उसको गिफ्ट ला के, जैसे हमने बात की कि महीने के एंड पे, ठीक है, फादर के बदले मदर ये काम करे कि उसे गिफ्ट देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। तो इस तरह वो आप उसको टैकल कर सकते हैं। तो जो गैप क्रिएट होना है ना, इस गैप को इन्हीं चीज़ों से एड्रेस करना होगा। तो जैसे हमने बात की जो घर के बाकी मेंबर हैं उनको थोड़ा सा अपना फोकस उस जो फर्स्ट बेबी है उसकी तरफ बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो है वो जो उसके जहन में चीज़ आ रही है कि भाई मुझे तो अब इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही, जो चीज़ें वो उसको दी जा रही हैं। अब आते हैं पहले जो है वो, अब देखें ये जो गलती हम करते हैं माइनर से, हमने बात की ये बिल्कुल माइन्यूट पॉइंट है लेकिन इसके इम्पैक्ट्स हैं। अब ऑब्वियस बात है, जा रही है छोटा बच्चा ही नहीं जो सब अभी, तो अब आएंगे सबसे पहले और आएंगे गले लगाएंगे बच्चे को, प्यार करें। तो भाई उससे पहले क्योंकि जो नौमौलूद है उसके पास अभी सेंस नहीं है, आप आके पहले उस बच्चे को जो 5 साल के उसको गले लगाओ, प्यार करो और फिर उसकी तरफ जाओ, तो वो फील नहीं करेगा। लेकिन आप क्या करते हैं, पहले वहाँ जाते हैं, गोद में उठाते हैं, चिमटाते हैं, ये वो मेरा बच्चा मेरी जान ये वो। अब वो देख रहा है बैठ के, और वो अभी बोल नहीं रहा, वो अभी नोटिस करता है, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते, वो तो देखता है कि जो भी आता है सबसे पहले कमरे में आके उसके पास जाते हैं। तो ही स्टार्ट फीलिंग कि यार मैं इग्नोर हो रहा हूँ। और फिर वो क्या करता है, क्योंकि अभी वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा वर्ड्स के अंदर, वो क्या हो रहा है अंदर ही अंदर बेसिकली उसकी पर्सनैलिटी जो है ना डीमोरलाइज हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो फिर अचानक वो रिएक्ट करता है आपकी बात पे गुस्सा, क्योंकि अंदर से भर गया ना वो, इसलिए आप उसके इस चीज़ को न्यूट्रलाइज करें, ठीक है। उसको लेके जाएं, बाहर ले जाएं, क्योंकि छोटे बच्चों को नहीं, आप वो घर में मौजूद है, आप लाएं, अब आएँ शाम में थोड़ा देर, अगर बाइक है बोला आओ तुम्हें ज़रा एक चक्कर ला गया, बच्चा खुश हो जाएगा यार, अब्बा बाइक में बैठा के, कुछ भी नहीं करना, 5 मिनट लाएँ, सड़क के घुमा के यूँ गोल चक्कर ला के ले आएँ उसको, कितनी देर लगेगी। माँ दिन में 2 दफ़ा बैठ के गले लगा के उसको 2 बात कह के कितनी देर लगेगी माँ को। लेकिन ये चीज़ें, ये बात की कि हमने ये माइनर पॉइंट्स हैं, लेकिन इसके इम्पैक्ट जो निकलते हैं, फिर आप जैसे बात करेंगे गैप आ गया, तो गैप क्रिएट के लिए अगर ये स्मॉल पॉइंट्स जिसको हम स्मॉल समझ रहे हैं, ये बहुत ह्यूज पॉइंट्स हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करने से बच्चे के अंदर जो डेफिसिट का अंसर क्रिएट होना था वो फिर आप उसको रिप्लेनिश कर देंगे, उसको आप फिलअप कर सकते हैं बेसिकली इन पॉइंट्स के साथ, कि आप उसको छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। जी बिल्कुल, इसमें कहते हैं कि हमें बच्चे, इसके क्या मायने कि बेसिकली ही इज़ सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बच्चे को कॉन्फिडेंस देने के लिए, अब क्या 6-7 साल का है वो, 7 साल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे उस साइकिल है घर में, अगर
साइकिल चलाना सिखाएं उसको। किस तरह? यानी फादर हैंडल खुद पकड़ें ताकि, क्योंकि यानी 2 पहियों वाली साइकिल की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि जब बैलेंस करना नहीं आता ना, हर वो काम करना पड़ेगा जिसके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। ठीक है, मसलन अगर वो डरता है हाइट से तो आप फादर उसको हाइट पे लेके जाएं। अच्छा, जबर नहीं करेंगे, वो रोए जा रहा है आप बोले नहीं चलो घसीट के, नहीं, लिटिल बिट ग्रेजुअल, उन तमाम सिनेरियोज़ के अंदर जिससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उसके अंदर वो चीज़ करनी। अब आप देखें वो किन चीज़ों से डर रहा है, जिन चीज़ों से डर रहा है उसको लाइटर अंदाज के साथ प्रैक्टिकली उसी सिनेरियो में रखें उसको, इसी सिनेरियो से उससे वो चीज़ करवाने की कोशिश करें। जैसे हमने बात की कि ये थोड़ी कि आपने एक दफ़ा हाथ पकड़े बोला ये करो ऐसे वो करना, नहीं, इट विल टेक टाइम। तो जब उसको उन सिनेरियोज़ में ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक विल स्टार्ट बिल्ड द कॉन्फिडेंस। जब कॉन्फिडेंस आएगा तो ऑटोमेटिक जो सेंसिटिविटी का आंसर है वो ये रेसिप्रोकल है। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रखता है ना, तो आपके अंदर जो सेंसिटिविटी का आंसर है ना वो भी थोड़ा सा ओवरकम होने लगते हैं, आप फिर थोड़ा सा रेजिस्टेंट होने लगते हैं माहौल के असरात से। जैसे ठंड लगती है क्यों, तो आप क्या कर रहे हैं भाई, जैकेट पहन लें, आप फ़ैन ऑफ कर दें, तो क्या कर रहे हैं आप, एक कवरिंग लेके आ रहे हैं। तो इसी तरह जितनी कॉन्फिडेंस की कवरिंग ग्रेजुअली आती जाएगी उतना आपका सेंसिटिव नेचर जो है ना वो फिर जो है वो ऐसा। अच्छा, इसके माने नहीं कि आप 2 अलग पहलू जहन में रखिएगा। हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि सेंसिटिव के माने कि बेसिकली आप कितने हसास हैं, हम ये नहीं कह रहे आप उसे बेहिस बना दें, इसके माने बेहिस होना नहीं है, हम उसकी सेंसिटिविटी को उस लेवल पर रखें क्योंकि नॉर्मल लेवल के दरमियान की रेंज हो। ठीक है ना, यानी वो फील करेगा अगर किसी का दुख है तो दुख को फील करें, यानी उसकी सेंसिटिविटी ख़त्म नहीं करनी है, सेंसिटिविटी को उस लेवल पे ले आना है, ये नॉर्मल लेवल है। ठीक है, नॉर्मल लेवल ये है कि बेसिकली आप वो हर चीज़ से मुतासिर ना हो। किसी ने कुछ कह दिया तब भी रोना शुरू हो गया, उसको देखते रोते हुए खुद भी रोना शुरू हो गया, तो दिस इज़ अ डेफिसिट। तो इसको कॉन्फिडेंस से जो है वो ओवरकम किया जाता है। कॉन्फिडेंस लाने के लिए वो तमाम प्रैक्टिकल चीज़ें आप पहले आइडेंटिफाई करें, किन किन चीज़ों से डरता है, किन चीज़ों वीक है, उसको प्रैक्टिकली वो आप खुद करवाएं, फादर करवाएं, मदर करवाएं, उस जगह लेके जाएं जिससे वो डरता है, खौफ खाता है, वो चीज़ करवाएं। जैसे बहुत से बच्चे जो हैं वो डरते हैं, मतलब मैंने ऊपर से वो जो जंप नहीं करनी या फलां झूले में नहीं बैठना, तो ऐसा सब उसको इन चीज़ों को आदी बनाएंगे तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल गेन होगा। कॉन्फिडेंस लेवल जितना बढ़ता है ऑटोमेटिक सेंसिटिविटी का लेवल जो है वो नीचे आता जाएगा एंड ही विल बी लाइक नॉर्मल। फिर वो सामने वालों को देख के रोएगा नहीं। ठीक है, ऐसा ही है। फिर ऐसा ना हो इतना ढीठ हो जाएगा वो फिर मजलिस में भी ना रोए हैं, फिर मौला ना बोलें कि इसको कितना ये शकीउल कल्ब हो गया कि मसाइब करबला सुन के भी इसको आंसू आँख में नहीं आते। वो फिर वो लतीफ़ा है, तो अगर कहें तो सुना दूँ। ठीक है, मसलन बरल बहुत पहले हमने जब हम खुद छोटे थे तब सुना था, किसी ने सुनाया था कि भाई एक दफ़ा मजलिस हो रही थी ट्राइबल एरियाज़ में, तो मौलाना साहब ने सब जो है वो गिना दिए जितने ये मसाइब थे और अवाम सब चुप बैठे हुए हैं, कोई नहीं रो रहा। अब वो मौलाना साहब परेशान कि यार ये तो कोई रो ही नहीं रहा, क्या करें। बोला कि बच्चों में पानी बंद हो गया, 3 दिन से भूखे प्यासे थे, अलीज़ा शहीद हो गए, ये सब रो ही नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि ये वक्त आ गया था वहाँ पर कि वहाँ पर निस्वार भी बंद हो गई थी। अब सब रोना शुरू हो गया क्योंकि निस्वार ज़ाहिर बात है पार्ट ऑफ अ कल्चर है वहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि अब बच्चे को हमने इतना नहीं ले आना कि बेचारा वो इतना वो ढीठ हो जाए कि वो किसी चीज़ का उस पर असर ही ना हो। हाँ, इस लेवल पर रखना है कि जो चीज़ें नॉर्मल बिहेवियर के अंदर हसासियत मांगती हैं आप उसको इंटैक्ट रखेंगे और बाकी चीज़ों से उसको रेजिस्टेंट बना देंगे। तो दिस इज़ हाउ बेसिकली कॉन्फिडेंस गिव्स। तो आपने उसे ना ओवर कॉन्फिडेंट बनाना है ना अंडर कॉन्फिडेंट रखना है। तो बेसिकली जो हर दूसरी बात की हर चीज़ की सिंक्रोनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स हैं तो उसको वैलिडेट होना ज़रूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली व्हाट इज़ अ नॉर्मल रेंज। सही है ना, जब हमें पता ही नहीं होगा, जैसे हम जो भी ब्लड टेस्ट करते हैं उसके आगे नॉर्मल रेफरेंस रेंज रखी होती है ना कि भाई यहाँ से यहाँ तक है तो बेसिकली ये इस चीज़ का पेशेंट होगा वरना नहीं है। तो इसी तरह बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इस एज में क्या होना चाहिए। तो कौन से बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस कहलाते हैं, कौन अंडर कॉन्फिडेंट कहलाते हैं, कौन से शाय कहलाते हैं, कौन से नर्वस कहलाते हैं, कौन से बेसिकली जो हमें पता है कि डिसीजन मेकिंग नहीं। तो ये सब चीज़ें आपका हर एक का लेवल पता होना चाहिए कि बेसिकली ये नॉर्मल रेंज है, इससे अबव जाएँ तब इन्हीं अफरात और तफरीत दोनों जो है वो बच्चे के लिए जो है वो मुज़र होंगी और इसी से फिर वो बिल्ड करेगा। तो फिर जब जितना बड़ा होगा वो उतना ही, अगर तफरीत का शिकार है उतनी तफरीत का रेंज भी बढ़ जाएगी। जी जनाब, देखो वही चीज़ हमने जो बताई थी अभी ना कि बाज़ चीज़ें बाज़ नुकूश ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम इम्पैक्ट रखते हैं, यानी वो चीज़ उसके दिमाग में जाके जो सर्किट बनाती है, अब वो चाहे सीन हो या कोई चीज़ एक्सपीरियंस करना हो या कोई जुमला हो,
वो लाइफ टाइम का मतलब है कि ब्रेन के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग सर्किट बना देता है कि जिसको आप ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। तो जब भी कोई ऐसा मौका आएगा वो फ़ौरन फ्लैशबैक करके सारे सर्किट पे डोमिनेट कर देता है। वो जो ब्रेन में उसकी मेमोरी है, तो जैसे ही वो मसलन अगर किसी ने किसी को किसी स्पेसिफिक जानवर, किसी स्पेसिफिक चीज़, किसी स्पेसिफिक सीन, किसी स्पेसिफिक जगह से वो मेमोरी में चली गई थी, जब जब वो उस जगह उस चीज़ को देखेगा फ़ौरन बाकी दिमाग की जितनी सिग्नलिंग चल रही है कि वो नीचे हो जाएगी और वो डोमिनेट कर जाएगी। ये मसला होता है। तो इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। इसलिए हमने कहा कि जो बचपने के अंदर की चीज़ें हैं वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ टाइम नकोश डालती हैं। तो उनको वो जो डर बैठा होगा, वो फोबिक इफेक्ट, वो इतना स्ट्रॉन्ग सर्किट था कि वो लाइफ टाइम तक अब ब्रेक नहीं होगा। और वो जैसे ही रिकॉल होगा वो फ़ौरन फ्लैशबैक करेगा उनको, और बाकी सारे जो टाइम दिमाग में सिग्नलिंग चलेंगे वो सप्रेस हो जाएगी, सप्रेस तो करनी होगी यानी नीचे हो जाएगी, और वो उस पर डोमिनेट करेगा। इसलिए आपको फियर बिहेवियर जो है वो, अब उसकी साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन है कि बेसिकली क्या होता है दिमाग के अंदर ना, तो ख़ास रिसेप्टर्स होते हैं, टी टाइप रिसेप्टर्स कहलाते हैं, जो कि वो एक्टिवेट हो जाते हैं ब्रेन में ना। तो कैल्शियम चैनल होते हैं मुख्तलिफ, तो उसमें जो टी टाइप कैल्शियम चैनल होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं जब वो सर्किट ओपन होता है, और जब तक वो जितना रिलीज़ रहेगी कैल्शियम की तो वो उतनी देर तक वो फेज़ रहेगा। ठीक है। अब ये ज़रूर होता है कि लाइफ टाइम के अंदर कितनी बार वो रिकॉलिंग हुई है। तो अगर रिपीटेडली होती है तो फिर ये फेयर इनका और स्ट्रांग होता जाएगा। अगर लेस एक्सपोज रहे तो फेयर की वीकनेस हो जाएगी। ठीक है ना। तो फेयर बिहेवियर, एक दिस इज़ अ फेयर बिहेवियर बेसिकली, जिसको हम टेक्निकल टर्म में कहते हैं, जो आपके फेयर के सर्किट, यानी आसान लफ्ज़ों में जो आपके लाशऊर के अंदर वो खौफ बैठा हुआ है वो फ़ौरन ट्रिगर होता है जब भी आप वो सिनेरियो देखते हैं। और जब वो ट्रिगर हो जाएगा तो वो आपकी बॉडी पूरा इम्पैक्ट लेके आएगा, और फिर आपकी बॉडी में वो हार्मोन रिलीज़ करता है जिससे आपके बाल खड़े हो जाएंगे, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, टेकिकार्डिया जिसे आप कहेंगे, एंड देन आपके अंदर शिवरिंग अगर ज़्यादा रिलीज़ हो गया तो शिवरिंग यानी खौफ से। ठीक है ना। ये सब चीज़ें जो हैं वो, या जिसे कहते हैं आप होश उड़ जाना आपके बाज़ दफ़ा, अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला है उसको। जी हाँ। तो सबसे इजी वे ये है कि अगर वो हर बात पर रिएक्टिव हो चुका है तो दैट मीन्स अ सीवियर स्टेज, यू मस्ट कंसल्ट साइकोथेरेपिस्ट। ठीक है ना। तो आप जो है वो बेसिकली ये देखते हैं कि वो हर बात पे, हर जगह, घर के अंदर भी गुस्सा कर रहा है और बाहर भी गुस्सा कर रहा है, जो बात कह रहे हैं वो उसके लिए हमेशा उसको उलट ले रहा है। ठीक है। तो इसके क्या मायने कि बेसिकली ये अब उस मोड में आ चुका है जहाँ पर उसको इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है। अब आप उसको थेरेपिस्ट के ही पास, ये आप डील करना आपके लिए डिफ़िकल्ट है इस स्टेज को ना हो। तो आपको ये जज करना इस लिहाज से कि अगर वो चीज़ बहुत ही फ्रिक्वेंटली करता है तो फिर आप डेफिनेट कंसल्ट करें थेरेपिस्ट के साथ। अगर वो फ्रिक्वेंटली नहीं कर रहा है, मिसाल के तौर पे कभी महीने में 2 दफ़ा 1 दफ़ा इस तरह बिहेवियर आता है, तो दैट इज़ फाइन, नो प्रॉब्लम। हाँ, आई वुड सजेस्ट कि आप तब भी कंसल्ट करें, क्योंकि क्यों आप उस स्टेज पे लेके जाना चाह रहे हैं बच्चे को कि वो 1 साल 2 साल बाद वो फिर एग्रेसिव हो जाए। तो आप अगर देखते हैं महीने में 1-2 दफ़ा इसके अंदर एक बिल्कुल एबनॉर्मल सिम्टम आते हैं कि ये अजीब ही रिएक्ट कर रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए इस तरह के बच्चे को, आप जाएँ, ताकि इनिशियल स्टेज पे जो कंसल्टेंसी होगी वो ज़्यादा आसान होगी उसको डील करना, बनी तो इसके कि जब वो बिगड़ जाए मामला। तो आप बच्चे में अगर देखते हैं कि मुसलसल गुस्सा, इसकी हर बात पे गुस्सा करता है, हर बात पे चिड़चिड़ा हो रहा है, तो आप फिर कंसल्ट करें जाके डॉक्टर से ना। देखिए, अगर आप वैसे ऑनेस्टली पूछेंगे तो टेक्निकली जो हम माशरे में देख रहे हैं, एवरीबडी नीड इट, everybody is suffering from certain either psychological or a psychiatric condition। ठीक है ना। तो माशरे में जो हमारे यहाँ पैटर्न बना हुआ है, जो हम जिस माहौल में रह रहे हैं, वो इतना स्ट्रेसफुल माहौल है कि बेसिकली टेक्निकल टर्म के अंदर एवरीबडी नीड दिस। मसलन आप गो एंड चेक ऑन गूगल जाइएगा, देखिएगा प्रोक्रास्टिनेशन क्या होती है, उसके सिम्टम्स देख लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा आप में कितने। तो प्रोक्रास्टिनेशन नोट कर लें, इसको जाके गूगल कर लीजिएगा और देख लीजिएगा आप सफ़र कर रहे हैं इससे या नहीं कर रहे हैं। तो डेफिनेट सभी कर रहे हैं अगर आप उसके सिम्टम्स देखेंगे सारे। तो प्रोक्रास्टिनेटेड बिहेवियर है जो कि मौजूद है हमारे यहाँ माशरे के अंदर। तो इसलिए इन चीज़ों को हमें अगर वैसे पूछें तो सभी को ज़रूरत है। और अच्छा, पेरेंट को इसलिए देखें, वही बात की कि जब तक खुद इल्म नहीं होगा तो हम कैसे वो, तो इसलिए पेरेंट्स की तरबियत नहीं हुई है तो इसलिए कैसे वो बच्चे की तरबियत कर सकेंगे। तो इसलिए हमने शुरू में आपको जो कुछ किताबें बताई थी वो दोबारा रिपीट कर देते हैं, आप उन 5-6 किताबों को पढ़ें। तो सबसे पहली किताब जो है वो अच्छी, वो तरबियत फ़र्जंद आयतुल्लाह हुसैन मज़ाहिरी की। तरबियत फ़र्जंद बहुत अच्छी, 21 दुरूस हैं ग़ालिबन उसके अंदर, तो यानी दुरूस वाइज है, तो उसको कंपाइल कर देगा। बेहतरीन किताब है यानी तरबियत के बच्चे के एतबार से कि किस किस चीज़ से क्या क्या चीज़ें डेवलप हो रहा है बच्चे में, इतनी सी माइनर सी चीज़ से इसके इम्पैक्ट कितनी ह्यूज निकलते हैं। मिसालें मौजूद हैं कि क्यों जनाब जो यजीद का
बेटा है वो ख़ुद खिलाफ़ यजीद क्यों था, जबकि यजीद जैसे घर के अंदर पैदा होना और लेकिन वो मुअब्बद कैसे बना। ये जैसे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ क्यों उन्होंने जो मिशन बनाया अपने कि जब अगर मैं इस काबिल हो गया तो जिस सब सितम होता है मिंबरों से मैं ख़त्म करूँगा मौला के लिए, क्यों ऐसा हुआ, जबकि उस जिस घराने से वो एंटी अहले बैत घराना है टिपिकल, क्यों ऐसा हुआ। ये सब तरबियत के अंदर के पहलू हैं जो कि आपको उसमें एड्रेस जो है, क्यों जनाब नूह के फ़र्जन में से एक जो है वो आउट ऑफ वो जाके निकला, ये सब पहलू उसके अंदर उन्होंने कोट किए, एक्सप्लेन किए। गो एंड रीड दिस। इसके अलावा रज़ा फ़रादियान की किताब है वालदैन और सरपरस्तों की ज़िम्मेदारियाँ। रज़ा फ़रादियान राइटर हैं, वो बुक का नाम है वालदैन और सरपरस्तों की ज़िम्मेदारियाँ। बेहतरीन किताब है, बेसिकली जो है वो ख़ानदान आयतुल्लाह इब्राहिम अमीनी की भी है। दो किताबें हैं, ख़ानदान का अखलाक और ख़ानदान, दो अलग किताब है, एक आयतुल्लाह इब्राहिम अमीनी की, पढ़ें, बेहतरीन किताब है। ठीक है, इसी तरह जो है वो अगर किसी के पास टाइम कम है तो मदरसा क़ाइम के डॉक्टर आबिद हुसैन ने लिखी है, तो उसके अंदर 3 स्टेप बताएँ कि एक स्टेप बेसिकली जो फादर की क्या ज़िम्मेदारी है, एक सास बहू नंदों की क्या ज़िम्मेदारी जब वो घर में ऐसा रहते हैं तो ख़ानदान यानी जॉइंट फैमिली सिस्टम, और एक फ़ादर, तो तीनों पहलू को उन्होंने हर पहलू के अंदर में 30-32 नुकात जो हैं वो कोई 100 के करीब नुकते हैं। बहुत छोटी सी किताब है, 30-35 उसकी, आप पढ़ सकते हैं वो, तो वो सिर्फ बुलेटिन है, आपको आसान रहेगा जिनको शॉर्ट से पढ़ना है। फिर इसी तरह जो है आयतुल्लाह हुसैन अंसारियान की है, घर एक जन्नत के नाम से, घर एक जन्नत, आयतुल्लाह हुसैन अंसारियान, बेहतरीन किताब है, वो कि है थोड़ी सी मोटी लेकिन बेहतरीन किताब है, आप पढ़ें इसको भी। ठीक है, फिर तरबियत फ़र्जंद है जान अली शाह काज़मी की, जिन्होंने वाली नहीं पढ़ने सर बताई, तो फिर जान अली शाह काज़मी की भी जो है वो तरबियत औलाद के नाम से, तरबियत फ़र्जंद नहीं, तरबियत औलाद के नाम से। तो ये सारी किताबें बेसिकली पढ़ें आप, ताकि पता लगे कि तरबियत के नाम इस्लाम ने क्या बयान की। और किताबें तो और भी हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है आप लोग मुताल्ले के आदी हों तो फिर और भी किताबें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कम से कम अगर यही पढ़ लें तो आपको अच्छा खासा इस्लाम का जो बात की ना कि कैसे कहाँ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों बिगड़ रहा है, वो बिगड़ रहा है, ख़ुद हम सही हैं भी हैं नहीं हैं, तो कम से कम इन किताबों को पढ़ें, मुताला करें, ताकि वो पहलू पता लगे जो आइम्मा अलैहिस्सलाम ने खुदा ने बयान किया कि भाई तरबियत करनी कैसे तुमने, बायसियत फ़ादर, बायसियत मदर, या बायसियत घर के सरबरा मेंटोर के तौर पे हो सकता है आप दादा ही कंट्रोल कर रहे हो, सबको नीचे 4 बैठे हैं, सबकी औलादें हैं, तो आप एज अ फादर एज अ दादा कैसे, यानी आप टेक्निकली बेसिकली और हेड ऑफ़ द फैमिली, तो एज अ हेड ऑफ़ द फैमिली आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने ऊपर और अपने अंडर जितने भी आपके बेटे बेटियां पोते पोतियां हैं उन सबको। तो ये सब चीज़ें जो इस्लाम ने सब स्टैंडर्ड्स दिए हैं, सब प्रिंसिपल दिए हैं, गोल्डन रूल्स दिए हैं, चेक करें उन्हें कि बेसिकली क्या है, तो ये सब चीज़ें आपको फिर तब क्लियर होंगी थोड़ी सी जाके। पूछे क्यों नहीं किया उससे, इससे रैशनल लें, सबसे पहले रैशनल, अगर वो क्या वो पसंद नहीं करता दोस्तों को या दोस्त बनाना, या वो कहता है कि भाई सोसाइटी इज़ पोल्यूटेड के मैं फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो दैट इज़ वेरी गुड थिंग, ठीक है ना। हाँ, लेकिन बोला नहीं बस मेरी बस पता नहीं, तो फिर पूछें भाई क्यों, क्या है, क्या मसला चल रहा है। एक किताब पढ़िएगा वो भी आयतुल्लाह हुसैन फजलुल्लाह की है, बेहतरीन किताब है, दोस्ती और दोस्त, तो उसको दें पढ़ें बेटा कि व्हाट इज़ अ मेयर क्राइटेरिया ऑफ फ्रेंड एंड फ्रेंडशिप। आयतुल्लाह हुसैन फजलुल्लाह की किताब है, पढ़ें इसको भी, पता लगे कि दोस्त कैसे, भैया आप लोग के लिए भी है। ठीक है, उसमें एक हदीस कोट कर देता हूँ कि जिसमें इमाम हुसैन की हदीस है, उसमें उन्होंने बयान किया कि दोस्त क्राइटेरिया, अगर उसको निचोड़ निकालेंगे तो लाइफ के अंदर तमाम हदीसों का जो उसमें लिखी है कंटेंट के एतबार से, तो चल बुलेटिन पॉइंट, सबसे पहले आपके दोस्त बहुत ही सिलेक्टिव होने चाहिए एंड शुड नॉट बी मोर देन 2 and 3, जो आपके असल दोस्त हैं, ठीक है ना, ये आइम्मा के हदीस का निचोड़। तो उसमें हदीस इमाम बोलते हैं कि पूछा कि कौन क्या म्यार होना चाहिए दोस्त, कहने इमाम फरमाया दोस्त वो हो कि जब उससे मिलो तो तुम्हें खुदा की याद दिलाए। तो अब देख लें हमारे सर्कल में वो दोस्त हैं कि जिससे मिले तो हमें याद खुदा है। दोस्त वो है कि जब उससे गुफ्तगू करो तो तुम्हारे इल्म में इजाफा हो। दोस्त वो है कि जो तुम्हारी इस्लाह करे। ठीक है, बैठते ना हम, अब छोटी सी मिसाल ले लें प्रैक्टिकल, कि अमूमन जो बदगोई है बहुत कॉमन है, यानी जब बैठते तो गाली फाहश गालियाँ बहुत से, तो कभी मैं रोका अपने दोस्त को, हम भी सुन रहे होते हैं, हमारे कान भी आलूदा हो रहा है, कहीं दोस्त है वो चूँकि उसकी हम नहीं पकड़े लेकिन वो बकता है, तो आपने ऐसा दोस्त को रखा ही क्यों है फिर, या तो अगर रखा है तो आपने गाइड किया उसको आज तक, बोला कि बेसिकली तुम इमाम को हाजिर समझते हो, अगर इमाम को हाजिर समझते हो तो गुफ्तगू हमें सुन रहे हैं, इमाम नहीं सुन रहे, तो क्या मुमकिन है कि तुम्हारे फादर खड़े हो तुम उनके सामने गाली बको, बोलेगा नहीं, तो इमाम सुन रहे नहीं सुन रहे, बोलेगा यस, तो फिर इमाम के सामने बदकलामी बदगुई क्यों।
तो आप भी शामिल हैं उसमें। अगर आपने दोस्त डिक्लेयर किया तो बेसिकली आप भी फिर उसके, तो इन चीज़ों को इन चीज़ों की हसासियत को समझे, मामूली चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो मसला हमारे साथ प्रॉब्लम वही है कि बेसिकली हमने जो है वो टाइम नहीं दिया दीन को, माजरत के साथ। तो हम जो है वो ख़ुद, हमने जैसे बात की ना कि अगर आप प्रोपोर्शन निकालेंगे भी ना, जो दीन की तरफ चलने वाले अफराद भी हैं, तो निकाल लें कितने % रखा हुआ है दीन को, बाकी कितने % रखा हुआ है इसी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के मामलों को डील करने के लिए। तो हम इसी साइकिल में हैं, पैसा कमा के बच्चों की तालीम, तरबियत, घर के खर्चे, ये वो, इसे अटक गए। जब अटकेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है उन चीज़ों में टाइम कहाँ से लेके आएंगे। तो तवज्जो दें, थोड़ा टाइम निकालें, पढ़ें दीन थोड़ा सा, क्या है क्या बयान किया आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने। फिर पढ़ना है नहीं है, तदब्बुर लेके आना उसके अंदर, क्यों, कैसे कैसे, इसके पीछे क्या फ़लसफ़े हैं, ताकि मार्फत बढ़े। ये असल कोर फंडामेंटल इसमें आस्पेक्ट है कि जब तक आप इन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे तरबियत के अनावीन से, तो खुद जैसे हम नहीं, वही चीज़ है कि फिर सबको इस्तेमाल के हमारे ऊपर ही कि मौला मौला कर रहे हैं हम, और खुद नहजुल बलागा मुताला करने की कोशिश की है। अगर की है तो किस तरह, एज अ रीडिंग, एज अ स्टोरी, या उससे वो एक्सट्रैक्ट किए हैं लॉज जो गवर्न कर रहे हैं यूनिवर्स को। यानी आपको जो सेगमेंट चाहिए ना, जिस तरह हम कहते हैं ना कि वाला रद बिन वाला या बिसिन, जो कि खुश को तर में कुरान में, अगर आपने इंटरप्रिटेशन चाहिए ना, आपको समाजियात से लेके उलूम साइंस की जितने भी उलूम जहानी है, आपको तमाम की बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल आप यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नहजुल बलागा। उस डायमेंशन से पढ़ी है। जो हमने तौहीद की बात की थी पिछले लेक्चर के अंदर, कुछ उर्फ़ा के एतबार से कि तौहीद के जो असल पहलू की वजह से वो कहाँ कौन कौन से मरातिब हासिल किए हैं। तो पहला खुतबा तौहीद पर है, तौहीद क्या है, तस्दीक क्या है, तस्लीम क्या है, यकीन क्या है, पहला खुतबा है वो। तो कभी जानने की वो तौहीद की वो चीज़ें याद हैं, क्योंकि पढ़ी होंगी या सुनी होंगी, तो वो सुनी थी और पढ़ी थी, इसलिए वही तक याद भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ सुनने के हद तक रखा था और पढ़ने के हद तक। तो जब तक वो ढालेंगे नहीं उसको अमल में, तो वो चीज़ नहीं आनी। वो तौहीद के वो मफ़ाहिम जो आइम्मा ने बयान किए हैं, वो भी तो याद, वो जुमले भी तो याद। जैसे BIS के अंदर जो है वो जो मकतब तशय्यो और हमारे अक़ाइद पढ़ाते हैं ना, जो अक़ाइद का जो कोर्स है, किताब किसने लिखी है? तो आलिम ने लिखी है, आयतुल्लाह नासिर मकारिमी शिराज़ी ने लिखी है। लेकिन अगर हम बोलेंगे भाई तौहीद पढ़ें, एग्जैक्ट वही अल्फाज जो इमाम की ज़बान से अदा हुए हैं, तो नहजुल बलागा पहला खुतबा आपको याद होना चाहिए। तो याद क्यों नहीं है? सुना होगा कहीं, खमसा भी वो होंगे कहीं इस पर, ठीक है, लेकिन जो सुनने के हद तक रखा था या पढ़ने के हद तक रखा था, इसलिए वो कैसे बताएं इमाम ने तौहीद को क्या डिफ़ाइन किया। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे साथ जिसको हमने ओवरकम करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो ठीक है भाई, वक्त गुजरे, जितने साल गुजर चुके हैं, जितनी ज़िंदगी और वो भी गुजर जाएगी। फिर जब वहाँ पहुँचेंगे फिर हमारी आँख खुलेगी, तो उससे पहले दुनिया में अपनी आँख खोल लें। नहीं देखें, आप अगर अवामी परसेप्शन की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है वो हम इंडोज़ ही नहीं करते। अवाम के राय इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हमें देखना बस आया वो रिवायतें मौजूद है जिसमें कहा गया कि अगर ये आयत कुरानी मुर्दे पे भी पढ़ दी जाए तो ज़िंदा हो जाए। इमाम की हदीस है, फ़लाँ आयत पढ़ लो, वो इस दर्द की दवा है। तो हमने सबसे पहले इस पॉइंट को क्लियर किया कि हमें लोगों की बात माननी है या आइम्मा की बात माननी है। तो अगर तो हम डिनाइल पे चले तो फिर उन सारी अहादीस का रिवायतों क्या करें जिसमें बताया गया फ़लाँ आयत फ़लाँ आयत फ़लाँ आयत या फ़लाँ ज़िक्र या फ़लाँ ज़िक्र इस पर्पज़ के लिए, बीमारियों के एतबार से है। लफ्ज़ तावीज़ के अंदर अगर हम तावील पे जाएँ उसकी, तो फिर आपके पास हिर्ज़ जवाद क्या है? व्हाट इज़ हिर्ज़? व्हाट इज़ हिर्ज़? जो आपने दायरा बना लिया अपने गिर्द एक, ये हिर्ज़ है। आपने एक पूरा खींच लिया बाउंड्री जो आपको तमाम बलाओं से बचाएगी। किसने दिया? हमें जवाब। फिर वही जवाब, आप लोग की बात देखें तो जो नहीं हो, देखें क्या क्या रसूलुल्लाह की महफिल में बैठने वाले तमाम लोग ईमान, ये तमाम तालीमात मानते थे? नहीं। ये हम मान रहे हैं, आइम्मा की बात नहीं। तो हम ये लोगों को ठीक करने का, ये किसने ठेका लेके तमाम लोगों को ठीक करना ही है, और वो भी रूहानी इलाज से। जो नहीं मान रहा नहीं माने, ख़त्म बात।
भाई रसूल हैं भाई, आप सवाल का जवाब वही है कि भाई मैंने अभी क्या बात हमने समझाई कि अगर बच्चा कह रहा है कि भाई मैंने शलवार कुर्ता नहीं पहनना है तो पैंट शर्ट पहनूंगा, तो इसमें हर्ज क्या है? वो अगर नहीं माना डॉक्टर से इलाज करा ले, ख़त्म बात। भाई अगर उसको कोई ऐसी नसियाती बीमारी है, वो आपने बोला कि नहीं उसमें जिन आ गया है, वो कहता है नहीं मैं मानते हैं, ठीक है भाई आप जाएँ साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, साइकोथेरेपी करा लें, क्या हर्ज है इसमें? आपको किसने बोला कि आप मनवाएं उसको कि जिन की वजह से है या जादू की वजह? नहीं मान रहा तो ना माने, उसकी मर्ज़ी। हमें कोई उसको बावर थोड़ी कराने डंडा लेके कि नहीं मानो यही चीज़ यही है। जो नहीं मान रहा वो नहीं माने, जबर थोड़े लाइक रहा फिद्दी, जिसने नहीं मानना वो ना माने। नहीं, हाल पे छोड़ना अलग चीज़ है। जैसे हम यहाँ पर आए हैं, आपको वो नुकात बयान कर रहे हैं ना, अब आप फॉलो करें ना फॉलो करें, थोड़ी कि मैं आके चेक एंड बैलेंस करूँ बोलूँ कि क्यों नहीं कर रहे। मर्जी है भाई, आपको एक गाइड तो आप बहैसियत बहन भाई उसे समझा दें कि भाई ये भी एक डायमेंशन है, फॉलो करना चाहो उसके भी अफादियत है, मर्जी है तुम्हारी, नहीं करो, नहीं मानना ना माने, उसमें क्या मसला, ठीक है। तो हाथ में छोड़ने के मतलब हमें बोले भाई जाओ जो कुछ करना है करो, नहीं। अगर आप देखते हैं कि वो एक उसके लिए कोई चीज़ मुफीद है उसे बयान करें, अगर आप समझते हैं उसके लिए कोई चीज़ नुकसानदेह वो भी बयान करें। यानी हाल पे छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप भाई अब तो तुम जो मर्जी चाहे करो, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर तो कतर है हमें। दिस मतलब आपके वाजबात में तो आपको पता है ना कि फ़ुरूई दीन के अंदर बेसिकली अम्रुल मारूफ व नही अनिल मुनकर है। तो अगर आप देखते हैं कोई चीज़ किसी के लिए मुज़र है तो आप बताएंगे उसको, चाहे वो खाने के लिहाज से हो या उसके रूह के लिहाज से यानी गुनाह के लिहाज से हो। तो दोनों डायमेंशन है उसके। अम्रुल मारूफ का मतलब सिर्फ और सिर्फ गुनाहों से रोकना नहीं, अम्रुल मारूफ का हर वो चीज़ जो उसके लिए बेहतर हो, अब चाहे फिजिकल हो चाहे वो स्पिरिचुअल हो, सेम चीज़ आपने रोकना है उसको कि भाई ये चीज़ नुकसानदेह या बदन के लिए या तुम्हारी रूह के लिए, बताएं अपनी जिम्मेदारी। नहीं मान रहा फिर उसके 3 मदारिज हैं, फिर आप जाएँ कि अम्रुल मारूफ नही अनिल मुनकर की जो फ़िक़्ह इक़ाम है उसके 3 मदारिज हैं, आप वो पूरे करते फिर जाकर आप उसको छोड़ दें उसके बाद जब वो नहीं मान रहा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें इस्लाम से पता लगती हैं कि आपका ज़ाब्ता हयात के उसूल क्या हैं, तो वो दीन पढ़ने से पता लगेंगे, आइम्मा अलैहिस्सलाम की तालीमात को जानने से पता लगेंगे। थोड़ा सा इस पर टाइम देना पड़ेगा, तो फिर इंशाअल्लाह इल्म, फिर अमल, फिर मार्फत, तो इन चीज़ों को फॉलो करें तो इंशाअल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। सही है, टाइम मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया ना? सही है, क्योंकि मेरे ख्याल से 11:30 का टाइम दिया था। कोई और सवाल है तो बता दें, वरना फिर मोहम्मद वाली मोहम्मद सलावत।